ओके, ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर है 2013-14 के लिए क्लास 10 बेसिक मैथमेटिक्स, राइट। दो पेपर होते हैं, एक स्टैंडर्ड होता है और एक बेसिक होता है। इसके बाद हम स्टैंडर्ड भी देखेंगे, फिलहाल हम बेसिक के साथ डील करते हैं, देखते हैं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस हैं और किस लेवल का है। सो क्वेश्चन पेपर को स्टडी करके हमें ऐसा लगा ये तो ना ही ज़्यादा टफ है और ना ही ज़्यादा ईजी है, मतलब एवरेज है कि अगर आपकी थोड़ी सी अच्छी प्रैक्टिस होगी तो आराम से इस पेपर के साथ डील कर सकते हैं। हम एक बार देख लेते हैं किस तरीके का क्वेश्चन पेपर है, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। जैसा कि सेम होता है हर बार, 20 क्वेश्चन जो है MCQ है, ये MCQ क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से। तो 20 मार्क्स का तो ये हो गया, टोटल 80 मार्क्स का पेपर होना है, 3 आवर्स का बोर्ड का एग्जाम जैसा कि हर साल होता है ना। 2 क्वेश्चन असर्शन और रीजनिंग के हैं ना। सेक्शन बी में हमारे पास क्वेश्चन है 21, 22, 23, 4, 5, 25 तक क्वेश्चन है ना। सेक्शन सी में भी 26, ये प्रूफ √3, ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम आ जाता है ना, सेम इस बार भी आया हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 26 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। √2, √3, √5, √7 ऐसे किसी पे भी आ जाता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करते रहिए। अभी जब हम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे तो देखेंगे किस तरीके से कौन से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। अभी बस हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि क्वेश्चन किस लेवल का है और इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस डाले गए हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन डी। सेक्शन डी जो कि ज़्यादा मार्क्स से क्वेश्चंस होते हैं, ये देखिए गुलाब जामुन वाला लास्ट टाइम भी आया हुआ था, ये कैप्सूल वाला क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आ जाते हैं। कॉम्बिनेशंस वाले जो कि CBSE ने इस टाइम बुक रिलीज़ किया था उसके अकॉर्डिंग ऐसे नहीं होने चाहिए, बट अब अगर क्वेश्चन आ गया है तो इसका मतलब ये है कि हमें उनकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिकॉज क्वेश्चन कहीं से भी आ जाते हैं ना। ऐसे ही अगर हम आगे चले तो आगे हमारे पास कुछ इस टाइप के क्वेश्चन है। ये हमारा केस स्टडी आ गया। केस स्टडी जो कि हमेशा 2-3 क्वेश्चन होता ही है केस स्टडी से। यहाँ पे देखते हैं कितना है, 1, 2, नाउ 3 केस स्टडी है। ये हाइट ऑफ डिस्टेंस से हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस। ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया। ये हमारा हो गया किससे, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द एरिया, ये AP से रिलेटेड लग रहा है कुछ। ओके, तो ये 3 केस स्टडी है, बाकी क्वेश्चन है। इतना टफ भी नहीं है कि नहीं हो पाएगा। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पेपर आया था काफ़ी ज़्यादा लेंदी था और टफ भी था, तो उसके मुकाबले ये काफ़ी ईजी है। सो ना 1 बाय 1 ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। आज देख पाते हैं कितना हो पाएगा, बिकॉज 3 घंटे का पेपर है। अगर हम ऐसे सॉल्व करें एक्सप्लेनेशन के साथ ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो हम इसको 2-3 पार्ट में डिवाइड करेंगे और पूरे पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जब बेसिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा फिर हम ट्राई करेंगे स्टैंडर्ड को सॉल्व करने की। तो चलिए 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। बाकी जनरल स्ट्रक्चर है जो कि हमेशा सेम होता है। टाइम अलॉटेड है, दैट इज व्हाट 3 आवर्स एंड मैक्सिमम मार्क्स है 80 मार्क्स, राइट। नाउ कम विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। So question number first is, if two positive integer a b are written as a equals to this, b equals to this, now prime number, ठीक है, x y क्या है, प्राइम नंबर है, इट मीन्स कैसा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है दोनों का। वी नीड टू फाइंड द HCF। ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम एग्जाम में आ चुका है, बोर्ड में भी आ चुका है, सिंपल में भी आ चुका है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन की मैक्सिमम जितने हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए हम फाइंड करते हैं HCF ऑफ a एंड b। a है हमारा x³ और x², तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x मल्टीप्लाई x एंड देन y मल्टीप्लाई y। नाउ सिमिलरली b इज व्हाट, x मल्टीप्लाई y। सो HCF क्या होता है, जो दोनों में हमारा कॉमन होता है। सो पहले तो x आ रहा है जो कि दोनों में कॉमन है, सो दिस इज व्हाट x। y इसमें 2 है और इसमें 3 है, तो 3 हम 2 तो कॉमन ले ही सकते हैं। तो इट मीन्स कि दिस इज y एंड दिस इज y। सिंप्लीफाई करेंगे तो x एंड y²। सो x और y² कहाँ है, ये है हमारा ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 1, राइट। नाउ कम फॉर द क्वेश्चन नंबर सेकंड। HCF और LCM के क्वेश्चंस आ जाते हैं और ज़्यादा ट्रिकी भी नहीं होते, टफ भी नहीं होते, तो आराम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, ये बी है, ठीक है, ठीक है। द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके मल्टीपल फैक्टर्स हो या फिर जो प्राइम नंबर्स नहीं होते। सो 2 डिजिट की जो स्टार्टिंग होती है कहाँ से होती है, 10 से होती है, और 10 इज ऑब्वियसली दिस इज व्हाट कंपोजिट नंबर, बिकॉज ये 2 और 5 दोनों से डिविजिबल है। नाउ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4। तो हमें क्या फाइंड करना है, इन दोनों का एलसीएम फाइंड करना है। सो 10 और 4 का जो एलसीएम होगा ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, दिस इज व्हाट 20।
राइट। सो 20 का है हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, सिंपल इजी है, प्राइम फैक्टर निकाल के कम सॉल्व करके देखना 20 आ जाएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप ओरली वैसे भी कर सकते हो कि 10 और 4 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे पहले आता है। सो ऑब्वियसली 10 2 20 एंड 5 4 5 20, राइट। तो ये हो गया हमारा सेकेंड। नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड इज व्हाट इफ x इज इक्वल्स टू 3 वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस देन डिफाइन द वैल्यू ऑफ k। सो इस टाइप के क्वेश्चंस भी काफ़ी टाइम एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सिंपली हमें क्या करना होता है, वैल्यू x की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी बनाया है। k एक वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक आ ही जाएगी ना। सब्स्टिट्यूट करते हैं 3 स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई k हमें नहीं पता, एंड x इज 3 माइनस 6 इक्वल्स टू व्हाट 0। नाउ दिस इज 9 माइनस 6k एंड माइनस 6 इक्वल्स टू 0। सो 9 और 6 ये हो गया हमारा 3 6k इक्वल्स टू 0। 3 को शिफ्ट करेंगे, सो माइनस 6k इक्वल्स टू व्हाट माइनस 3 एंड देन k इक्वल्स टू माइनस 3 बाय माइनस 6, और ये कैंसिल आउट होकर वैल्यू आ जाती है क्या 1/2। सो द वैल्यू ऑफ k इज 1/2, पॉजिटिव 1/2, सो हेयर इज 1/2। सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट the pair of the equation y equals to 0 and y equals to minus 7. Now we need to find the number of solutions, one solution, two solution, infinitely many solution और no solution। ठीक है, आई होप आप इसको नोट करते चल रहे होंगे, बिकॉज सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट होता है। एमसीक्यू में वैसे सॉल्यूशंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कुछ क्वेश्चन के आप ऑप्शन देख के ही डायरेक्ट टिक कर सकते हो, पर ऑप्शंस को भी फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो साथ साथ सॉल्व करते चलिए। सो क्वेश्चन नंबर 4 का हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ग्राफ से इजीली समझ में आ जाता है। सपोज ये ग्राफ है हमारा, दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। इसने बोला है y इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू 0 का मतलब होता है कम्प्लीटली एक्स एक्सिस इसका लाइन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है y इक्वल्स टू -7, और y इक्वल्स टू अगर -7 है तो जो सेकंड लाइन होगा वो कुछ इस तरीके से पास होगा -7 एंड y इक्वल्स टू व्हाट 0। तो ये दोनों लाइन जो है कैसी जा रही है, पैरेलल जा रही है, और पैरेलल जाने की वजह से इसका जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा वो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा 0, इट मींस की नो सॉल्यूशन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ कम एट द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट वैल्यू ऑफ k। यहाँ भी k की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है। हियर इज अ क्वेश्चन 2x² माइनस kx प्लस k इक्वल्स टू 0 हैज अ इक्वल रूट। ठीक है, ये चैप्टर 4 से है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। यहाँ क्या करना है, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करना है, एंड द कंडीशन इज व्हाट इक्वल रूट्स। तो हमें पता है कि जब भी इक्वल रूट्स होते हैं तो ऐसे केस में जो d होता है वो क्या हो जाता है 0, और d क्या होता है हमारा, d इज व्हाट d इज b² माइनस 4ac। तो यहाँ इसकी हेल्प लेंगे। सो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किस चैप्टर से है, उसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होना है। बिकॉज अभी हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हमारा था चैप्टर नंबर 3 सेकंड से, और एक है चैप्टर नंबर 4 से। तो थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और जो एमसीक्यूज़ के क्वेश्चन होते हैं वो बेसिकली कॉन्सेप्चुअल बेस होते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन वर्क नहीं होता है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे ही डिपेंड करता है। तो नाउ चलिए देखते हैं, हमारा ए क्या है, A2 है, B माइनस k है, और C क्या है k। सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो दिस इज व्हाट माइनस k² माइनस 4a इज व्हाट 2 एंड k इज c हो गया। ठीक है, नाउ दिस इज व्हाट इक्वल्स टू 0। सो दिस इज k² माइनस 8k इक्वल्स टू 0। अभी हमारा फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर आ गया। तो इसको फैक्टर करते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं इसमें c नहीं है, सो इसको फैक्टर करने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट k को कॉमन ले लेते हैं। सो k कॉमन लेते के साथ ही हमारे पास बच जाता है k माइनस 8 इक्वल्स टू 0। सो अगर किसी भी दो प्रोडक्ट का दो रिजल्ट अगर 0 दे रहा हो तो ऑब्वियसली या तो फर्स्ट 0 होगा या फिर सेकंड 0 होगा। सो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट k इक्वल्स टू 0 और k माइनस 8 इक्वल्स टू 0, और इसको सॉल्व करके क्या आ गया 8। तो k के 2 पॉसिबल सॉल्यूशन है 0 और 8। तो देखते हैं 0 और 8 कहाँ है, यहाँ है हमारा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 0 एंड 8। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ना समझ में आए तो वीडियो को एक बार दोबारा से फिर से रिपीट करके देख सकते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन आराम से इजीली सॉल्व हो जाएंगे, अदरवाइज थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अभी बहुत टाइम है, अभी तो सिलेबस भी पूरा नहीं होगा स्कूलों में, तो धीरे धीरे जो चैप्टर अभी नहीं हुए हैं उनके क्वेश्चन को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, पर फिर भी समझते चलिए। जब हो जाएगा तो वापस से दोबारा से लिंक कर लेंगे। ठीक है, अभी तो सितंबर स्टार्ट ही हुआ है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी के मिड से एग्जाम स्टार्ट है, तो अभी हमारे पास बहुत टाइम है इसके लिए।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर व्हाट 6. Question number 6 is the distance of this point from the x-axis is k unit. We need to find the value of k. तो बेसिकली अगर वो डिस्टेंस भी बोल देता तो काम हो जाता हमारा. तो इसको समझने के लिए हम ग्राफ बना लेते हैं. ये सपोज हमारा ग्राफ है. दिस इज अ पॉइंट 3,5. वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम द x-axis. तो ये तो हमारा 3 हो गया और ये हो गया हमारा 5. तो डिस्टेंस ऑफ द x-axis इज व्हाट 5, राइट. सो 5 यूनिट. सिंपल है. ग्राफ प्लॉट करते के साथ ही हमारा रिजल्ट आ जाता है. दिस इज व्हाट 5 यूनिट. कहाँ है 5 यूनिट? ये रहा 5 यूनिट. ओके. नाउ बेसिकली आप ऐसे भी कंपेयर कर सकते हो कि इसमें जिस कोऑर्डिनेट से या जिस एक्सेस से डिस्टेंस पूछा हो उसको छोड़ के दूसरा वाला पकड़ लो. अगर एक्स एक्सिस से पूछा हुआ तो एक्स को छोड़ दो, वाई पकड़ लो. और वाई एक्सिस से पूछा हुआ तो वाई को छोड़ के एक्स पकड़ लो. वही डिस्टेंस हो जाएगा. क्लियर? सिंपल है. आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा. नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 6 है ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर. ठीक है. ये दोनों बताना है. सिमिलर है तो जो इनकी नेमिंग होगी वो कैसे होगी. हमें पता है कि जब भी हम ट्रायंगल की जो सिमिलरिटी रूल फॉलो करते हैं उसमें जो रोटेशन होता है दोनों का क्या होना चाहिए, थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए. तो अगर ये हमारा ए बी सी है और दूसरा ट्रायंगल है दिस इज व्हाट पी क्यू आर. तो ये जानना चाह रहा है कि इसकी जो स्टार्टिंग है ए बी सी की पी क्यू आर से कैसा है. ठीक है. एक बार ऑप्शंस को देख लेते हैं. वैसे तो हमें पता है कि अगर ए बी सी है तो सिमिलर हो जाएगा इसके पी क्यू आर के, बट ये किस तरीके से नाम लिखा जाएगा. ठीक है. तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स में यहाँ देखते हैं हमारा पी है, ये सी है, दिस इज पी और ए ना. फर्स्ट लेटर को देखना है बस. फर्स्ट लेटर अगर आपने पकड़ लिया तो बाकी सारा काम वैसे ही हो जाएगा. नाउ दिस इज व्हाट सी पी बी पी. तो एक चीज़ देखा हमने, जो दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर वाला, उनकी जो हमेशा स्टार्टिंग ही किससे है, पी से है. ठीक है. तो हम इसी को पकड़ लेते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ. तो पहला ले लिया हमने पी. अब P के इक्वल क्या है वो आपको यहीं से मिल जाएगा. अब देखिए P के साथ क्या आ रहा है C. तो अगर इसका ट्रायंगल फर्स्ट का P लेटर है तो जो सिमिलर होगा वो स्टार्ट होना चाहिए किससे, C से. नाउ इसके साथ देखिए C के बाद क्या है A. तो C के बाद A हो गया और P के बाद क्या है Q. अब बचा क्या, यहाँ R बचा और यहाँ B बचा. देखिए PQR और CAB कहाँ है, PQRCAB. ये तो पहला ही है. ये रहा हमारा ऑप्शन. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. तो ये जो ट्रायंगल है सिमिलर है किस तरीके से, पी क्यू आर और सी ए बी से. ठीक है. सिमिलर तो दोनों ट्रायंगल है ही है, बट उसकी जो नेमिंग होती है वो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स के अलोंग होनी चाहिए. तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ अ ट्रायंगल. तो पहला है डबल एंगल. हो सकता है ऑब्वियसली. साइड एंगल साइड भी है, ट्रिपल एंगल भी है. राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड नहीं है. ये कॉन्ग्रेंट में होता है, सिमिलर में नहीं होता है. सो ऑब्वियसली ये ऑप्शन जो हो गया क्या हो गया, गलत हो गया हमारा. सो ऑप्शन डी वाज करेक्ट आंसर. तो अगर यहाँ पे करेक्ट आंसर की बात करें तो डी वाज करेक्ट. ठीक है. ऑप्शन मतलब क्राइटेरिया नहीं है, पर ऑप्शन यही है. इन द गिवन फिगर दिस इज अ फिगर. दिस इज टू टेंजेंट सर्कल विद द सेंटर ऑफ ओ की जो वैल्यू है 110 डिग्री है. देन वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी टी क्यू. ठीक है. तो बेसिकली यहाँ पे आप छोटा सा एक लॉजिक लगा सकते हो कि अगर ये दो टेंजेंट टच करता है और इस तरीके से एंगल बने तो एंगल ओ और जो बाहर एक्सटीरियर एंगल पे बनता है ये हमेशा क्या बनाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं. डेट मीन्स कि इन दोनों एंगल का जो सम होता है ऑलवेज क्या होता है 180 डिग्री. दूसरा आप यहाँ से भी ले सकते हैं कि ये 90 है, ये 90 है और ये पूरा क्या बना रहा है क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का जो सम होता है क्या होता है 360 डिग्री. राइट. तो यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं. तो चलिए सॉल्व करते हैं. इन दोनों का सम ले लेते हैं. दिस इज 110 और दिस इज व्हाट माइनस कर लेते हैं 180 एंड 110. सो दिस विल बी व्हाट 70 डिग्री. सो 70 विल बी द आंसर. ओके. सो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए हमारा आंसर क्या हो जाता है 70 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट इफ cos A इक्वल्स टू 4/5 देन फाइंड द tan A. ठीक है. तो ये बहुत इजी है. अब इसको किसी भी मेथड से कर सकते हो, पर ऐसे क्वेश्चन के लिए जो बेस्ट है हमारा ट्रायंगुलर मेथड है. ये हमने एक ट्रायंगल बना लिया. दिस इज व्हाट एंगल A. अब अगर वो बात cos की कर रहा है तो ये 4 हो जाना चाहिए और हाइपोटेन्यूज 5. इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो पाइथागोरस थ्योरम का ट्रिपलेट, ये छोटा सा रूल है, आराम से अप्लाई कर सकते हो. तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते के साथ ये क्या हो जाता है हमारा 3. अब क्या चाहिए हमें 10. 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस. सो 3/4 ढूंढिए. 3/4 कहाँ है, 3/4 इज हियर. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 10. राइट. इतना टफ भी नहीं है और इतना इजी भी नहीं है. जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपको सॉल्यूशंस मिलते चले जाएंगे.
तो टाइम ज़्यादा ना हो जाए इसलिए हम ट्राई करेंगे कि आज केवल MCQ क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे, बाकी क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। सो 21 से बाकी क्वेश्चन जो है उनके सॉल्यूशंस के लिए बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन कीजिए, सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हम ऐसे ही सॉल्यूशंस आपके लिए लाते रहें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है इफ़ द हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ इट्स शैडो देन द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द सन इज व्हाट। ठीक है, तो चलिए हम टावर बना लेते हैं। ये हो गया हमारा टावर, ये हो गई इसकी शैडो। सो नाउ दिस इज व्हाट, कुछ इस तरीके से बन रहा है। ये एंगल ले लेते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, बिकॉज नीचे से एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। दिस इज व्हाट थीटा। सो लेट कर लेते हैं दिस इज व्हाट एक्स और दिस इज ऑल्सो एक्स, बिकॉज इसने कहा है कि हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द शैडो। तो अब अगर ये प्रॉपर्टी देखें तो हमें क्या यूज़ करना है इसमें, बेसिकली हमें tan थीटा यूज़ करना है। tan थीटा इज x बाय एक्स, तो ये तो कैंसिल आउट होकर 1 आ गया। तो हमें पता करना है कि tan थीटा 1 कब होता है। ये तभी होता है जब थीटा की वैल्यू क्या होती है 45 डिग्री। सो 45 डिग्री एंगल हमारा आंसर है। 45 डिग्री कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 45 डिग्री, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कुछ 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। सो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ये सीधा सीधा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला होता है किसका, साइन स्क्वायर ऑफ ए। तो साइन स्क्वायर ऑफ ए का है हमारा ए ऑप्शन इसका। ठीक है, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूले भी MCQ में पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए बोला जाता है कि फॉर्मूलेस को लर्न रखो और बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हो तो ऐसे MCQ कितने भी आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज सेम एज द साइड ऑफ द स्क्वायर, देयर पेरीमीटर आर इन द रेशो। तो हमें फाइंड करना है कि उनका जो पेरीमीटर का रेशो होगा वो क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए अब ये देखा जाता है कि एक चैप्टर से डायरेक्ट नहीं आता है, 2-3 चैप्टर को मिला के मिक्स करके भी क्वेश्चंस को क्रिएट किए जा रहे हैं। तो पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, सर्कल अलग है, स्क्वायर अलग है। तो पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल बेसिकली वो सर्कमफ्रेंस होता है, पर ये बोल रहा है तो हम वही ले लेते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 2 पाई r and the perimeter of the square is 4 multiply side. Okay, according to the question radius of the circle is same as the side of the square, so it means कि पहले किसका फाइंड है, सर्कल का पहले। तो ये हो गया 2 पाई r डिवाइडेड बाय 4 इंटू साइड, राइट। तो ये कैंसिल आउट हो जाता है, इससे 2 से r भी कैंसिल हो जाता है, तो ऊपर बचा हमारा पाई बाय 2, दैट मीन्स कि पाई रेशो 2। तो देखते हैं पाई रेशो 2 कहाँ है। पाई रेशो 2 हमारा है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। नाउ सिमिलरली चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 इज व्हाट, द एरिया ऑफ द सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमें रेडियस फाइंड करना है। तो सेम जैसे ऊपर पेरीमीटर लगा था यहाँ पे एरिया है। सो एरिया ऑफ द सर्कल इज व्हाट, एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई r स्क्वायर, राइट। यहाँ पे पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो अंडरस्टूड होता है कि जहाँ पाई की वैल्यू गिवन ना हो हमें क्या लेना होता है, पाई इक्वल्स टू 22/7। जहाँ पे गिवन हो वहाँ पे हमें वही यूज़ करना होता है, पर बेसिकली अगर गिवन ना हो तो यही यूज़ होता है। अगर गिवन होगा तो वो कुछ इस तरीके से होगा 3.14, राइट ना। चलिए हम यहाँ पे फिलहाल ये फॉलो करेंगे। तो एरिया ऑफ द सर्कल इज गिवन है, दिस इज व्हाट 154, दिस इज इक्वल्स टू 22/7। आर हमें नहीं पता, आर नहीं पता तो आर स्क्वायर ही रहने देते हैं। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। दिस इज व्हाट 154 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय 22 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो ये कैंसिल होता है, किससे कैंसिल हो रहा है, दिस इज व्हाट 2 इज हेयर, 11 से अगर हम कट करें तो ये हो गया 2 हमारा, एंड नाउ ऊपर आ गया 11 से कट करोगे तो दिस इज व्हाट 1 एंड नाउ 44। अब ये यहाँ से कैंसिल हो गया, दिस इज व्हाट 7। सो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 7 इंटू 7 इज 49। सो आर की वैल्यू आ गई हमारी 7, राइट। नाउ ढूंढिए 7 का है, 7 इज फर्स्ट, ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज व्हाट 7 सेंटीमीटर। क्लियर है, सिंपल है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। MCQ में यही होता है, अगर आपको पता है तो डायरेक्ट होगा, नहीं पता तो आप कितना भी कुछ कर लो सॉल्यूशन मिलने वाला है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहे, बने रहे इस क्वेश्चंस के साथ, आपके क्वेश्चन हमेशा सॉल्व होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, ये क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी से। व्हेन अ डाई इज थ्रोन वंस, ठीक है, डाई को एक बार थ्रो किया गया है। अगर डाई को थ्रो किया जाता है तो टोटल पॉसिबिलिटी होती है कितनी होती है, 6 की होती है। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर लेस देन 4। ठीक है, तो इवन नंबर हमारे पास कितने होते हैं,
3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 2, 4 एंड 6, बट इसने बोला हुआ है कि लेस देन 4, तो इन दोनों के तो ऑप्शन क्या है? क्या बचा? ओनली 2, so this is what 1. So the probability of a number which is less than 4, even number which is less than 4 is what? 1 by 6. So 1 by 6 is what? D. D is the correct answer. Okay, तो यहाँ पे जो D है, D हमारा क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है. Now come for the next. Next is was question number 16. 16 is said to be यहाँ पे एक टेबल गिवन है हमारे पास एंड द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास. तो मॉडल का मतलब है कि मोड फाइंड करना चाहता है, और मोड फाइंड करने के लिए जो लोअर क्लास होगा वो क्या होगा. सो मोड के लिए जो फॉर्मूला होता है बेसिकली हमें क्या करना होता है? F1 F1 F0 F2 ढूंढना होता है. सो जो F1 आता है कहाँ से आता है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से. हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है हमारी 20 का जो लोअर क्लास है दिस इज व्हाट? 15. सो 15 विल बी आंसर. ठीक है, कोई कैलकुलेशन नहीं है. अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप जानते हो कि चीज़ों को कैसे सॉल्व करना है, तो फटाफट आंसर आएगा. ठीक है, ए विल बी द करेक्ट आंसर. So now come for the next. Next is what? Question number 17. Question number 17 is a rectangular sheet of a paper. ठीक है, ये रेक्टेंगुलर सीट है इस तरीके से. ठीक है, नाउ 40 सेंटीमीटर बाय 22 सेंटीमीटर. तो ये जो है हमारा 40 सेंटीमीटर मान लेते हैं और ये 22 सेंटीमीटर मान लेते हैं. इज रोल्ड टू फॉर्म अ होलो सिलेंडर ऑफ अ हाइट 40 सेंटीमीटर. तो अगर होलो सिलेंडर ऑफ हाइट 40 सेंटीमीटर का है, दैट मीन्स कि इसको कैसे रोल किया होगा? ऐसे रोल किया गया होगा. ठीक है, इस तरीके से. देन द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इन सेंटीमीटर. तो अगर इसको इस तरीके से फोल्ड किया होगा तो ये जो 22 है हमारा वो क्या बन गया होगा? उसका सरकमफ्रेंस बन गया होगा. तो यहाँ से जो सी होगा वो क्या हो जाएगा? 22 सेंटीमीटर. हमें क्या फाइंड करना है? इसका रेडियस फाइंड करना है. ठीक है, हाइट कितना है? 40. अगर सिलेंडर इस तरीके से बनाया जाए तो हमारा कुछ ऐसे बनेगा. हाइट ऑफ दिस इज व्हाट? 40 and the circumference of this is 22. We need to find the radius of this cylinder. So circumference क्या था हमारा? 2 pi r and this is equals to what? 22. Now value substitute करते हैं. 2 multiply 22. सेम अगेन यहाँ भी पाई की वैल्यू गिवन नहीं है, और जब तक पाई की वैल्यू गिवन ना हो हमें क्या कंसिडर करना है? 22/7. Now r is unknown. This is what? 22. 22 is cancel. जब शिफ्ट करेंगे उधर तो यह आ जाएगा हमारा r equals to 7/2 and this is equals to 3.5. So question number 17 answer is 3.5. Here is the option. ठीक है, option A is what? Correct answer. Right? Simple है, easy है. Now the next is what? 18. Question number 18. Question 18 is consider the following frequency distribution. फाइंड द मीडियन क्लास. इट मीन्स कि हमें यहाँ पे मीडियन नहीं फाइंड करना है, हमें क्या करना है? बस मीडियन क्लास फाइंड करना है. मीडियन क्लास में काफ़ी चीज़ें होती है. बेसिकली हमें क्या करना होता है? पहले यहाँ तो सी एफ ई फाइंड करना होता है. चलिए सी एफ ई फाइंड कर लेते हैं, जब भी हमें एफ पता चलेगा और वहाँ से मीडियन क्लास पता चलेगा. सो ये हमारा 12 हो गया. दिस इज वॉट 12, और इन दोनों को ऐड करेंगे 22 एंड देन इसको ऐड करेंगे आ गया हमारा 37, और इसको ऐड करेंगे तो ये आ गया हमारा 45 एंड दिस इज वॉट 56. राइट, फिर क्या करना होता है? हमें n/2 निकालना होता है. n/2 करेंगे डेट मीन्स कि 56 से क्या करना है? हाफ. सो 56 का हाफ करते के साथ ही आ जाएगा हमारे पास 28. नाउ 28 से कम जो है हमारे, सो दिस इज द क्लास. ओके, क्लास इंटरवल. सो क्लास इंटरवल फॉर द मीडियन इज व्हाट? 12 to 18. बी इज अ करेक्ट आंसर. राइट, तो यहाँ से हमारा जो बी है क्या है? करेक्ट आंसर हो जाता है 12 to 18. तो यहाँ तक जो भी थे कैलकुलेशंस वाले थे, आई होप आपको समझ में आया होगा. ना समझ में आया तो एक बार वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख सकते हैं. आई होप आपको समझ में आएगा. फिर भी ना समझ में आया तो हम कमेंट कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, हम आपको दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, असर्शन एंड रीजनिंग. तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है. इसमें थोड़ा सा मतलब बेसिकली आपको पूरा एक बेस क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है इसका. सो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है. द पॉइंट 0, 4 लाई ऑन अ वाई एक्सिस. ठीक है, तो अगर y की वैल्यू है 4 और x की नहीं है तो ऑब्वियसली ये कहाँ लाई करेगा? y एक्सिस पे. ठीक है, सपोज कर लेते हैं यहाँ लाई कर रहा है 0,4. राइट, नाउ द रीजन इज व्हाट? रीजन इज सेड टू बी the x coordinate of a point on y axis is 0. कि y एक्सिस पे ये कहना चाहता है y एक्सिस पे जो x कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0 होते हैं. क्या सही कह रहा है?
ऑब्वियसली अगर हम पॉइंट को देखें तो यही है कि वाई एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट होता है एक्स से क्या होता है 0। तो इसका मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी ठीक है और उसने जो रीज़न दिया वो भी ठीक है। सो फर्स्ट हमारा क्या है, बोथ ए और बी आर ट्रू, ठीक है, एंड आर इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए, ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट आंसर। तो यहाँ से हम इस तरीके से इसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तो फर्स्ट हो गया 19 का, ए इज़ अ करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ ये कहना चाहता है एच सी एफ ऑफ 2 नंबर इज़ 5, ठीक है, चलो एच सी एफ हो गया हमारा 5, दिस इज व्हाट 5। नाउ देयर प्रोडक्ट इज 150, तो दो नंबर जो होते हैं हमारे ए और बी उनका प्रोडक्ट है कितना 150, एंड देयर एलसीएम इज 40 डिग्री, सो एलसीएम इज व्हाट 40, सो एलसीएम इज 40। सो कंडीशन कुछ इस तरीके से होती है, हमारा जो दो नंबर का प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होता है किसके, एचसीएफ और एलसीएम की। तो इनको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 × 40 इज व्हाट, दिस इज 200। तो ये तो यहीं पता चल गया ये इक्वल नहीं है, तो आर तो हमें ये जो ए है असरसन ये तो गलत हो गया, मतलब ये ट्रू हो ही नहीं सकता। और एक ही ऐसा केस है जिसमें जो ए होता है वो फॉल्स होता है, वो क्या है डी। अब एक बार रीज़न भी देख सकते हैं, रीज़न क्या कह रहा है हमारा, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए और बी एच सी एफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल्स टू ए बी, ठीक है, ये करेक्ट है, ये तो करेक्ट है। तो आर ट्रू है, बी फॉल्स है, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का क्या है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। लास्ट वीडियो में हमने टिल क्वेश्चन नंबर 1 to 20 सॉल्व किया था, जो कि क्वेश्चन थे हमारे MCQ। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 to 20 जो MCQ क्वेश्चन थे हमने उसको डिस्कस कर लिया था। नाउ आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ये है सेक्शन बी, और सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके सॉल्यूशंस कैसे होंगे। बिकॉज ये MCQ नहीं है तो हम पूरा स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स के साथ स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 21 इज व्हाट, फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। सो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, पहले हमें ये वर्ड पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। सो कंसिस्टेंट इट मीन्स कि एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, कि जिसके एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हो हमारा क्या हो जाता है कंसिस्टेंट, और जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो वो क्या बनाता है इनकंसिस्टेंट। तो हमें बेसिकली यहाँ पे ये पता करना है कि इसके सॉल्यूशंस है या फिर नहीं है। तो सॉल्यूशंस है या नहीं है ये फाइंड करने का हमारे पास एक वे है कि हम पहले चेक कर ले कि इसके जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है वो किस टाइप के हैं, लाइक A1 A2 इस तरीके से। तो पहले हम पता कर लेते हैं, A1 है हमारा 3 और A2 है 6। नाउ B1 इज 2 एंड B2 इज -4। सो पहले इन दोनों को सॉल्व करके देखते हैं क्या ये इक्वल है या नहीं है, फिर हम थर्ड के लिए चलेंगे। सो A1/A2 इट मीन्स 3/6, जिसको सॉल्व करके मिलता है हमें 1/2। नाउ यहाँ से B1/B2 अगर हम देखें तो ये बनाता है हमारा 2/-4, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1/2 ऑफ नेगेटिव। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। अगर ऐसा होता है तो जो सॉल्यूशन होता है कैसा सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। सो द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज व्हाट, कंसिस्टेंट, राइट। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशंस हो जाएंगे, ठीक है। काफ़ी इजी है, इससे हम पता कर सकते हैं कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे आएंगे। अगर ये इक्वल हो जाता तो फिर हम C1/C2 को भी चेक करते, तो वहाँ से हमें पता चल जाता है कि इसका जो सॉल्यूशन है मैनी सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है। बट यहीं से अगर काम हो जाता है तो फिर आगे जाने की जरूरत नहीं है। ओके, हम इसको यहीं छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 22, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट। So next question is, in the given figure ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD, this is parallel to this, and now this is parallel to this। ये तीनों लाइन कैसी है, पैरेलल टू ईच अदर है, और जो फिगर हमारा ABCD का है ट्रेपेजियम है। वी नीड टू प्रूव दैट AE/ED इज इक्वल्स टू BF/FC। तो एक्चुअली इसका सॉल्यूशन जो है वो NCERT में ही है, ये NCERT का एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। आप NCERT में जाएंगे और देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा एग्जांपल नंबर 2 से। तो हम सॉल्व नहीं करते हैं, हम आपको क्वेश्चन नंबर बता देते हैं, ये NCERT में ही है, तो आपको ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ये BPT थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है, वहाँ से आ जाएगा। इसमें क्या करना होता है कि यहाँ से लाइन ड्रॉ करनी होती है एंड देन ऑन द बिहाफ ऑफ दिस ये चीज़ प्रूव करना होता है, राइट। तो आई होप आपको एग्जांपल से समझ में आ जाएगा, ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम इस क्वेश्चन को दोबारा से एक्सप्लेन कर देंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का ही है, और में है। हाँ, तो यहाँ पे तो हम सारे क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, पर एग्जाम में और में से कोई ये क्वेश्चन सेलेक्ट करना होता है, पर ये क्वेश्चन ज़्यादा इजी है इंस्टेड ऑफ डैट, तो हम इसको ट्राई करते हैं सॉल्व करने की। सो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, इन द गिवन फिगर AD इज है
बी डी यहाँ है, एंड ए ई इधर है, और ई सी यहाँ है, राइट। ये कुछ गिवन है। नाउ एंगल ए डी ई भी गिवन है, दिस इज 48, वी नीड टू फाइंड द एंगल ए बी सी। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को तो हम देख के बता सकते हैं कि जो आंसर है इसका सेम यही आने वाला है 48, बट इसको सॉल्व कैसे करना है वो चीज़ जान लेते हैं। तो हमारे पास जो जो गिवन है पहले वहाँ से ले लेते हैं, एक बार ट्राई करते हैं ए डी एंड डी बी। अब बिकॉज हमें पता है कि इस टाइप का जो ट्रायंगल है एक ही चैप्टर है, कहाँ से है, बीपीटी थ्योरम से है, तो क्या उस चीज़ को सेटिस्फाई करता है या फिर नहीं करता है। नाउ ए डी बाय डी बी, तो ए डी है हमारा 6 और डी बी है 9, इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा हमें 2/3, ठीक है, 3 से ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाता है। नाउ नेक्स्ट यहाँ से ले लेते हैं ए ई बाय ई सी, सो ए ई बाय ई सी, ए ई है हमारा 8 एंड नाउ ई सी इज व्हाट 12। अब ये 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 से कैंसिल करते हैं, ये आ गया हमारा 2 और ये 3, राइट। सो अब बिकॉज हम देख सकते हैं कि ए डी बाय डी बी this is equals to AE by EC. So now with the converse of BPT थ्योरम कहता है कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल होता तो ये रेशो क्या होता, सेटिस्फाई होता। बट अगर हम उसका कन्वर्स देखें उल्टा, अगर ये रेशो इक्वल आ रहा है तो डेट मीन्स कि DE मस्ट बी पैरेलल टू BC, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। सो इसके भी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो एंगल है हमारा जो फाइंड करना है ABC, which is equals to angle ADE, okay, with the property of corresponding angle। तो यहाँ से जो हमारा एंगल आ जाता है ABC, दिस इज व्हाट 48 डिग्री, तो ABC भी क्या हो जाएगा, एंगल 48 डिग्री। आई होप आपको समझ में आया होगा, इतना टफ नहीं है, बस थोड़ा बेसिक नॉलेज हो और आइडिया हो तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है। नाउ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। आप पेपर और पेन लेके बैठा कीजिए, साथ साथ सॉल्व किया कीजिए। आप ट्राई कीजिए कि मेरे से पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, सो डेट कि आपको पता चल सके कि आपको कितना आता है और कितना और सीखने की ज़रूरत है, राइट। आप वीडियो को पॉज करके भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर साथ साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से क्रॉस चेक कीजिएगा कि जो आपका आंसर आ रहा है उससे मैच हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। हो सकता है आप किसी दूसरे वे से करें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैथ्स में क्वेश्चन को सॉल्व करने के काफ़ी डिफरेंट वेज होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। The length of tangent from a point A at a distance 5 centimeter from the center of a circle is 4 centimeter। तो ये क्वेश्चन भी बुक का ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। एक्चुअली इसकी जो लैंग्वेज और स्टेटमेंट है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है इसको, और कोई बड़ी बात नहीं है। सो दिस इज अ सर्कल और दिस इज अ एक्सटर्नल पॉइंट। तो ये बात कर रहा है टेंजेंट ऑफ पॉइंट ए, तो ये हो गया पॉइंट ए से ऑफ द सर्कल इज दिस, सो दिस इज व्हाट 4 सेंटीमीटर, राइट। Now the distance of the center from this point A is what 5 centimeter and this is a radius, we need to find the radius। Now as we know that कि radius और जो tangent होता है वो क्या होता है, perpendicular to each other होता है। तो अगर हम इसको O ले ले और इसको B ले ले तो ये जो ट्रायंगल है हमारा, ट्रायंगल AOB, ये क्या बनाता है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है। और राइट एंगल ट्रायंगल में जैसे कि हमें पता है कि एक थ्योरम अप्लाई होता है, डेट इज व्हाट पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारा 90 डिग्री है तो उसके अपोजिट साइड हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स कि AO स्क्वायर इज इक्वल्स टू OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, राइट। सो O है हमारा 5 स्क्वायर, OB इज आर रेडियस स्क्वायर एंड दिस इज व्हाट 4 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, दिस इज व्हाट 25 R स्क्वायर प्लस 16। ना इधर लाकर माइनस करेंगे तो ये हो गया हमारा R स्क्वायर इक्वल्स टू 25 minus 16, this is what 9। So the value of R is root of 9, it means 3 centimeter। So the radius of the circle is what 3 centimeter। ठीक है, ये बहुत इजी है, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप जैसे चाहे ट्राई कर लीजिए, वैल्यू घूम फिर के वापस यही जाने वाला। वैसे आप पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाते हैं, अगर एमसीक्यू का क्वेश्चन होता है तो हम सीधा ट्रिपलेट लगाते हैं और जो दो वैल्यू होती है अगर 5 और 4 तो थर्ड ऑब्वियसली क्या आ जाते हैं हमारे 3 आ जाता है। क्लियर है, तो हम उसके भी यहाँ पे भी कर सकते हैं। अभी को जो सब्जेक्टिव है 2 मार्क्स का है तो हमें सॉल्यूशन प्रॉपर दिखाना पड़ेगा। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। वैसे ये क्वेश्चन भी बुक का ही है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24। तो नाउ द क्वेश्चन नंबर 24 इज व्हाट इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 60 प्लस 2 10 45 माइनस कोस स्क्वायर 30। नाउ इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देखते हैं इसकी वैल्यू क्या है। इसका तो सीधा सीधा है कि अगर आपको वैल्यू लर्न है तो ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे और आंसर मिल जाएगा। सो साइन 60 इज व्हाट, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू पहले लिख लेते हैं। साइन 60 इज व्हाट √3/2।
एंड cos 30 भी क्या होता है, √3/2 ही होता है। तो ये दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। sin 60 इट मीन्स √3/2 पावर 2 एंड प्लस 2 टाइम्स ऑफ 10 45 की वैल्यू होती है 1 एंड द माइनस √3/2 पावर 2 अगेन। तो बिकॉज ये दोनों सेम है तो क्या सॉल्व करना है, इसको ऐसे कट कर देते हैं, 2 × 2 is 2, सो द वैल्यू ऑफ दिस इज व्हाट 2। ये तो इजीली आ गया, सो द वैल्यू ऑफ दिस इज व्हाट 2। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वैल्यूज अगर आपको लर्न है तो आराम से इजीली आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज में भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। और इसमें तो वैसे भी अगर आपको वैल्यू याद ना हो, अगर आपने गलत वैल्यू डाल दिया तो आंसर आने के चांस भी नहीं है। क्लियर? ना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 क्या कहता है, the diameter of a circle whose area is equals to the sum of the area of the two circles of the radii 40 and 9। ये क्वेश्चन भी बुक का ही है, वहाँ पे जो वैल्यू है वो डिफरेंट है, यहाँ वैल्यू डिफरेंट है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको प्रोसेस पता हो, आपको वे पता हो कैसे क्वेश्चन के साथ डील करना है, सॉल्व करना है, तो यू कैन ईजिली फाइंड दिस। ओके, नाउ वी स्टार्ट। एक सर्कल है हमारा ये, जिसका एरिया इक्वल है 2 स्मॉल सर्कल के लाइक दिस। तो बेसिकली हमें क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल यूज़ करना है। सो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr²। तो इसको हम लेट कर लेते हैं कैपिटल R, दिस इज R1 और दिस इज R2। सो नाउ द एरिया ऑफ दिस इज πr² इज इक्वल्स टू πr1² प्लस πr2²। सो पाई हम कॉमन ले ले, सो यहाँ से πr² एंड पाई इज हेयर, दिस इज R1² प्लस R2²। तो पाई और पाई यहाँ से कैंसिल हो जाता है, बचा क्या हमारे पास R²। चलिए अब R1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दिस इज व्हाट 40² प्लस 9²। तो R² इज इक्वल्स टू दिस इज व्हाट 1600 प्लस 81। राइट, नाउ व्हाट नेक्स्ट इज, दोनों को ऐड करते हैं। ऐड करने पे क्या आता है हमारे पास, so R² equals to 1681। now the value of R is √1681 और ये जो स्क्वायर होता है किसका होता है, 41 का। so the radius of the larger circle is what 41 सेंटीमीटर। राइट, सो इस तरीके से हम लार्ज सर्कल का रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का और है, और वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड a right angle at the center, find the area of the minor segment। तो ये कुछ इस तरीके से है, this is what a circle, now this is radius and this chord, radius है हमारा 10 सेंटीमीटर and subtend and angle right angle is here, we need to find the area of this portion। right, हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। पाई की वैल्यू क्या यूज़ करनी है, वो 3.14, तो हम यही वैल्यू यूज़ करेंगे। सो बेसिकली जो सेगमेंट का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, सेगमेंट area of segment is equals to area of sector minus area of triangle, जो भी ट्रायंगल बन रहा होगा। ओके, सो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आती है। सो नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360 डिग्री πr²। और एरिया ऑफ ट्रायंगल इज, बिकॉज वहाँ पे राइट एंगल बना रहा है, सो दिस इज हाफ, यहाँ R² हो जाता है, बिकॉज बेस और हाइट जो क्या है दोनों सेम है, तो दिस इज व्हाट R²। नाउ व्हाट नेक्स्ट, R² हम दोनों से कॉमन ले लेते हैं, R² इज हियर, तो यहाँ बच गया हमारा थीटा है 90 डिग्री एंड दिस इज 360 डिग्री। राइट, नाउ दी पाई की वैल्यू गिवन है 314 माइनस दिस इज व्हाट हाफ। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ R इज व्हाट 10 और 10² इज 100। नाउ यहाँ से देखिए 90 और ये 360 कैंसिल हो जाता है 4 टाइम्स में, तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ जो ब्रैकेट में वैल्यू आ गई, दिस इज व्हाट 3.14/4 माइनस 0.5, सो 100। नाउ 3.14 को 4 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा हमारा 0.785 माइनस 0.5। सो माइनस करने पे हमें क्या मिलेगा, ये 100 मल्टीप्लाई 0.285 एंड नाउ विल मल्टीप्लाई बाय 100, सो दिस विल बिकम 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस विल बी एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट।
सो आई होप समझ में आया होगा। अगर आपके पास कोई और वे है जिससे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो सो यू कैन डू दैट, बट मेन थिंग इज दैट कि जो लास्ट में आंसर होगा वो यही आएगा, आप जैसे चाहो कैलकुलेट करो, ठीक है। सबके अपने अपने वेज होते हैं कैलकुलेशन के, आप कोई भी मेथड यूज कर लीजिए, आपका आंसर यही आने वाला है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेक्शन बी हमारा यहीं तक था, क्वेश्चन नंबर 25 तक। अब है सेक्शन सी, तो सेक्शन सी पे चलते हैं और सेक्शन सी का जो पहला ही क्वेश्चन है 26, ये हमारा प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये काफ़ी टाइम क्वेश्चन आ जाता है, इसका एक अच्छा खासा स्टेटमेंट है, ये एग्जाम्पल में ही मिल जाएगा आपको। बुक का है चैप्टर नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 8 या 9, एक थ्योरम भी है √2 का और एग्जाम्पल है √3 का। तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं √5, √7, बस इतना ही है। स्टेटमेंट सबका सेम होता है, बस ये जो वैल्यू होती है वो चेंज हो जाती है। तो आप इसको बुक की हेल्प से भी कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा, ना आए तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, हमने इस पर वीडियो बनाया हुआ है सेपरेट, हाउ टू प्रूव √3 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। आप वहाँ से भी इसको चेकआउट कर सकते हो। आप चाहो तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 27 इज फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक polynomial 4s² minus 4s plus 1 and verify the relation between the zeros and the coefficient, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बुक का ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। पहले हमें क्या करना है, इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं। जीरो फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, फैक्टर करना होगा। बिकॉज अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखें सो 4s² minus 4s plus 1 ये डायरेक्ट हो सकता है, ये क्या है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर है। सो वी कैन राइट एज 2s minus 1 होल स्क्वायर, राइट। आप चाहो तो मिनट में स्प्लिट भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी फॉर्मूले से कर सकते हो। अब बिकॉज हमें इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं सो 2s minus 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ना स्क्वायर शिफ्ट करेंगे सो 2s minus 1 इक्वल्स टू 0। सो s इज इक्वल्स टू व्हाट 1/2। अब बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो तो क्वाड्रेटिक होने की वजह से इसके जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे कितने होंगे, मैक्सिमम 2। और अगर एक ही आ रहा हो डेट मीन्स कि दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, सेम और रिपीट हो जाएंगे। तो जो हमारे जीरोज होंगे क्या हो जाएंगे 1/2 एंड 1/2। तो हम इसको नाम दे देते हैं, दिस इज अल्फा एंड दिस इज व्हाट बीटा। सो अल्फा इज हाफ एंड बीटा इज ऑल्सो हाफ। नाउ वी नीड टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन द जीरोज। तो रिलेशन बिटवीन जीरो मीन्स कि क्या होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, ठीक है। तो चलिए वैल्यू डाल के देखते हैं क्या आ रहा है। पहले अल्फा प्लस बीटा ले लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा दैट मीन्स हाफ प्लस हाफ और दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 1। नाउ -b/a, तो -b/a की वैल्यू भी देख लेते हैं, -b दैट मीन्स कि माइनस ऑफ -4, ये -4 ऑलरेडी है और ये जो माइनस है फॉर्मूले का है, a भी हमारा 4 है, तो दिस इज व्हाट 4/4 इक्वल्स टू 1। सो दिस इज वेरीफाइड, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। now come to the next is what product of the zero, so alpha multiply beta this should be equals to c/a। now इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। so अल्फा है हमारा 1/2, इट मीन्स अल्फा इंटू बीटा हो गया 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, दिस इज इक्वल्स टू 1/4। now see c/a, so c/a is what c/a, c क्या है हमारा, c है 1 और a क्या है 4, so we can see this is 1/4 and 1/4, so alpha into beta is also equals to c/a, hence verified। ओके, इसमें इतना ही करना होता है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सा इसका फैक्टर करने हैं, जीरोज निकालने हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा अल्फा बीटा एंड देन उसको वेरीफाई करना है। अल्फा प्लस बीटा इज -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इज c/a। अगर ये वेरीफाई हो जाता है दैट मीन्स कि हमारे जीरोज थे वो करेक्ट थे, और अगर वेरीफाई ना हो, मैच ना करे, साइन की भी प्रॉब्लम हो या वैल्यू अलग आ जाए, दैट मीन्स कि हमने जो वैल्यूज निकाली है वो गलत है या फिर हम कुछ गलत कर रहे हैं। क्लियर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, साथ साथ नोट करते चलिए और सॉल्व भी करते चलिए सो डैट आपको पता चले कि आपकी प्रैक्टिस कैसे चल रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बायज 4 बैट 1 बॉल for rupees 2050, लेटर ही बाय 3 बैट्स 2 balls for rupees 1600, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द ईच बैट एंड ईच बॉल। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए समझ में आ गया होगा, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का है। ऐसा ही क्वेश्चन एक बुक में भी है, बस जो वैल्यू है वहाँ से क्या है थोड़ी सी डिफरेंट है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। हमें 2 चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कॉस्ट ऑफ बैट एंड कॉस्ट ऑफ बॉल। सो लेट कर लेते हैं, लेट एक्स बी द कॉस्ट ऑफ बैट, कॉस्ट ऑफ 1 बैट या फिर ईच बैट, एंड देन वाई बी द कॉस्ट ऑफ ईच बैट या फिर ईच बॉल। ठीक है ना। सो इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो बनेगा वो यहाँ से बनकर आएगा,
दिस इज व्हाट 4, सो 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 2050 इक्वेशन नंबर 1। नाउ जो सेकंड स्टेटमेंट है हमारा 3 बैट्स 2 बॉल्स 1600, सो 3 बैट प्लस 2 बॉल इक्वल्स टू 1600, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब क्या करना है, लीनियर इक्वेशन से इन दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर आता है। सो पहले हम क्या करते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, सो डेट डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे। तो ये आ गया हमारा 8x, दिस इज 2y एंड नाउ दिस इज व्हाट 4100। ओके, नाउ व्हाट नेक्स्ट इज माइनस कर देते हैं दोनों इक्वेशन को। सो दिस विल बी कैंसिल आउट, यहाँ से बच गया हमारा 5x एंड माइनस का नेगेटिव 5x, और यहाँ से 41 से 16 को माइनस करेंगे, सो दिस विल बी 0 0 एंड 5 3 2 25, राइट। नाउ देन दी वैल्यू, ये भी नेगेटिव का हो जाएगा, सो वैल्यू ऑफ x इज -2500 डिवाइडेड बाय -5, दिस विल बी इक्वल्स टू 500, इट मीन्स की 500। सो द कॉस्ट ऑफ द वन बैट इज 500। अब बॉल की प्राइस होगी, किसी भी एक इक्वेशन में डाल लेते हैं, यहाँ डाल के निकाल लेते हैं क्या आती है। सो नाउ सब्स्टिट्यूट दिस 500 इन इक्वेशन फर्स्ट, सो 4 मल्टीप्लाई 500 प्लस y, दिस इज इक्वल्स टू 2050। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारा 2000 प्लस y इक्वल्स टू 2050, और सॉल्व करेंगे उधर ले जाके शिफ्ट करके, तो y की जो वैल्यू आ गई हमारी कितनी आ गई 50। तो नाउ दिस इज द कॉस्ट ऑफ वन बॉल। सो बैट की कॉस्ट आ गई 500 और बॉल की कॉस्ट आ गई 50, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी इजी होते हैं, डायरेक्ट इक्वेशन बन जाती है, उसके बाद आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो है नहीं, और ग्राफिकली मेथड के लिए सजेस्ट भी नहीं करेंगे बिकॉज वो लेंदी होता है। सो नाउ यहाँ से इजीली वैल्यू आ गया, बिकॉज क्वेश्चन में ये मेथड भी मेंशन नहीं होता है कि आपको किस मेथड से सॉल्व करना है। सो इट्स योर चॉइस कि आप किसी भी मेथड को फॉलो कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज व्हाट 28 का ही पार्ट है और वाला, चलिए देखते हैं कैसे होगा ये। सो क्वेश्चन नंबर 28 का सेकंड पार्ट बी, ये क्वेश्चन भी हमारा CBSE से ही है, NCERT टेक्स्ट बुक है। ये क्वेश्चन नंबर मिल जाएगा आपको एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन सेकंड का 5th पार्ट है, ठीक है। तो आप वहाँ से देख लीजिए, उसकी हेल्प से हो जाएगा। ना हो तो हमने इस पर भी वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहे तो हमारा एलिमिनेशन मेथड चेकआउट कर सकते हो, वहाँ से आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर भी ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट कीजिए, सो डेट हम आप इसका सॉल्यूशन भी आपके लिए ले आए। वैसे ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये भी सिंपल सा इक्वेशन ही बनेगा, उससे आराम से इजीली सॉल्व हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, लगाते के साथ ही आपको आंसर मिल जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट इज 29। क्वेश्चन नंबर 29 इज व्हाट circle touches all the 4 sides of a quadrilateral ABCD. Now prove that AB plus CD is equals to AD plus BC. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी NCERT से ही है, चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.2 से। ये कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल है, और इसके अंदर जो एक सर्कल है वो क्या कर रहा है, सारे वर्टेक्स को, सारे साइड्स को टच करता है। सो लेट दिस इज व्हाट A B C एंड D, और ये जो टच करने वाला पॉइंट है दिस इज व्हाट P Q R एंड S। ना हमें प्रूव करना है AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC। तो हम क्या यूज़ करेंगे, टेंजेंट। टेंजेंट यूज़ करेंगे, टेंजेंट फ्रॉम A। सो A से जो टेंजेंट होगा क्या होगा, AS इक्वल्स टू AP, ठीक है, या फिर AP इक्वल्स टू AS। इसको सीधा कर लेते हैं, उससे क्या होगा, हमारा जो आंसर होगा वो डायरेक्ट आ जाएगा। AP इक्वल्स टू AS, और सेकेंड अगर हम देखें तो ये हमारा BP इक्वल्स टू BQ, टेंजेंट फ्रॉम B। एंड नाउ अगर हम C से देखें तो दिस इज CR प्लस CR equals to CQ, and now the last is from D, tangent from D, this is what DR is equals to DS. Now this is equation number 1, 2, 3 and 4. Now add all the equations. जब सारे equations को add करोगे तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा AP प्लस BP या PB, नाउ प्लस CR प्लस RD या फिर DR। नाउ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में हो जाएगा हमारा AS प्लस BQ प्लस CQ
प्लस डी एस। नाउ ए पी प्लस पी बी ये मिलकर बनाता है हमारा ए बी, एंड नाउ प्लस सी आर और आर डी मिलकर बनाएगा व्हाट सी डी, एंड नाउ दिस इज इक्वल्स टू ए एस और डी एस इज व्हाट ए डी, एंड नाउ बी क्यू एंड सी क्यू इज व्हाट सी बी या फिर बी सी, राइट। तो यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस पे बेस 2-4 क्वेश्चन और बनाए जा सकते हैं। तो एक तरीके से ये बेस है, बाकी जो क्वेश्चन होंगे इसके आगे के क्रिएट हो सकते हैं। लाइक ये जो ABCD हमारा पैरेललोग्राम है, ठीक है, नाउ प्रूफ इट इज़ अ रोम्बस। नाउ ये भी हो सकता है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल, ना प्रूव इट इज़ अ स्क्वायर। तो इस टाइप से काफ़ी क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्रूफ वाले क्वेश्चन थोड़े से समझने वाले होते हैं, ट्रिकी होते हैं, तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आपको समझ में आएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या करना है, इसे प्रूफ करना है। दिस इज व्हाट कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कोस थीटा, यहाँ पे थीटा ये मिसप्रिंट है, बाय 1 प्लस कोस थीटा। तो बेसिक जो है वो बेसिकली ज़्यादातर जो क्वेश्चन है NCERT बुक से ही है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ऐसे केस में हमें क्या करना होता है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो दिस इज व्हाट कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा देन होल स्क्वायर। तो स्क्वायर नाउ ओपन करके हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, कोसेक को चेंज करेंगे 1 बाय साइन थीटा, नाउ माइनस कोट हो जाता है हमारा कोसेक थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है, देन स्क्वायर। अब क्या करना है, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने के साथ ही ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा स्क्वायर, और नीचे आ गया व्हाट साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, सेपरेट कर दिया हमने स्क्वायर को। तो ऊपर वाले को एज इट इज रहने देते हैं, 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें साइन स्क्वायर थीटा तो नहीं चाहिए, कोस चाहिए, तो ट्राई करते हैं इसको चेंज करने के कोस में। तो ये बनाएगा हमारा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, राइट। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी में आ जाता है, तो ऊपर वाले को हम एज इट इज रहने देते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। दिस इज व्हाट होल स्क्वायर, एंड नाउ हियर इज 1 माइनस कोस थीटा एंड 1 प्लस कोस थीटा। तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस कोस थीटा है, तो एक कैंसिल हो जाता है, और जो बच जाता है हमारा 1 माइनस कोस थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा, दिस इज RHS, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अगर बुक से है तो ऑब्वियसली आपने प्रैक्टिस किया होगा, अब डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस और थोड़ा एफर्ट की जरूरत पड़ेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और में है, इसी का है, क्वेश्चन नंबर 30 का। देखते हैं क्या है। प्रूव दैट sec a ब्रैकेट 1 माइनस साइन a एंड देन sec a प्लस 10a इक्वल्स टू 1 प्रूव करना है। तो प्रूव करने वाले केस में भी यही करना होता है, बेसिकली हमें लेफ्ट हैंड साइड लेना होता है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और sec को चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1 बाय कोस a ब्रैकेट, ये 1 माइनस साइन a सेम एज इट इज रहने देते हैं, बिकॉज हमें क्या करना होता है, बेसिकली सबको साइन और कोस में ही कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ से ये हो गया हमारा 1 बाय कोस a, बिकॉज ए भी sec है, एंड देन प्लस 10 इज व्हाट 10 इज साइन a बाय कोस a, ठीक है, ये डिस्टर्ब कर दो कोस a। सो सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो गया हमारा 1 बाय कोस a एंड देन 1 माइनस साइन a, और ये ऊपर नीचे डिनोमिनेटर सेम है कोस a, सो दिस विल बी 1 प्लस साइन a। नाउ नीचे हो गया हमारा कोस स्क्वायर, दिस इज व्हाट कोस स्क्वायर a, और ऊपर a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी लगेगी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और 1 माइनस साइन स्क्वायर a इज व्हाट कोस स्क्वायर a डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर a, और ये कैंसिल आउट हो जाता है, यहाँ आ जाता है हमारा 1, दिस इज व्हाट RHS। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। ये सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आराम से इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। अब बुक का क्वेश्चन है तो डायरेक्टली सॉल्व हो ही जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 31, ये प्रोबेबिलिटी से है। यहाँ पे क्या कह रहा है, बैग कंटेंस 6 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल और सम वाइट बॉल। तो जो नहीं है उसको हम लेट कर लेते हैं, दिस इज व्हाट x नंबर ऑफ वाइट बॉल। तो यहाँ जो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हो जाएगा हमारा, टोटल नंबर ऑफ बॉल इज 6 प्लस 4 प्लस x, दैट इज 10 प्लस x। Now come to the first question is what, find the number of the white ball if the probability of the drawing a white ball is 1/3। तो वाइट बॉल की जो प्रोबेबिलिटी होगी क्या होगी, x, बिकॉज वाइट बॉल x है, और जो टोटल नंबर ऑफ बॉल है दिस इज 10 प्लस x, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी आ रही है 1/3। नाउ आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज 3x इक्वल्स टू 10 प्लस x
x को ले लिया हमने लेफ्ट हैंड साइड, सो माइनस एक्स इक्वल्स टू 10, दिस इज 2x इक्वल्स टू 10 और x की वैल्यू क्या आ जाती है 5. सो वी कैन से द नंबर ऑफ वाइट बॉल इज व्हाट 5 नंबर ऑफ वाइट बॉल्स. ठीक है, इजीली सॉल्व हो गया. नाउ सेकंड पार्ट में भी कुछ कह रहा है. सेकंड पार्ट कुछ इस तरीके से है, हाउ मेनी रेड बॉल्स शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द बैग फॉर द प्रोबेबिलिटी ड्रॉइंग अ वाइट बॉल टू बी 1/2. तो यहाँ पे भी वाइट की ही प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, बट द कंडीशन ये है कि रेड बॉल को कुछ निकालना है, और ऐसे केस में जो वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जानी चाहिए, हाँ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे जो रिमूव किया गया है बॉल है उसको लेट कर लेते हैं वाई. सो टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना था हमारा, अब हमारे पास आ चुका है वाइट बॉल, तो ये हो जाएगा टोटल 10 + 5, दिस इज व्हाट 15, राइट 15. सो टोटल बॉल इज 15 माइनस वाई. वाइट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, और वाइट क्या है 5. वाइट क्या है 5. हम 5 फाइंड कर चुके हैं x, तो x की वैल्यू डाल देते हैं. दिस शुड बी व्हाट 1/2. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो दिस इज व्हाट 10 इक्वल्स टू 15 माइनस वाई. y को लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हैं, सो y पॉजिटिव हो जाएगा. नाउ 15 माइनस 10, दिस इज व्हाट 5. सो द वैल्यू ऑफ y इज व्हाट 5. सो हियर वी नीड टू रिमूव 5 रेड बॉल सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल शुड बी हाफ. सो इसका आंसर भी क्या आ जाता है 5. ठीक है, दोनों का आंसर क्या आ रहा है. ओके, आई होप प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझ में आया होगा. आप ऐसे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए सो दैट आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो सके. क्लियर. सो क्वेश्चन नंबर 32 इज व्हाट, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360, इट मीन्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड. इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. So here we need to find the speed of train. यहाँ पे दो क्वेश्चन है और में भी है, तो पहले हम फर्स्ट वाले को सॉल्व करेंगे एंड देन आफ्टर सेकंड वाले को देखेंगे. बिकॉज एग्जाम में तो एक ही क्वेश्चन करना होता है, पर हम यहाँ पे दोनों को ट्राई करेंगे. क्या पता आपको कौन सा अच्छा लग जाए, कौन सा समझ में आ जाए, कौन सा बेटर वे में परफॉर्म कर दो. सो कौन सा बेटर वे में परफॉर्म कर लो वो डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट को. फर्स्ट है हमारा, हमें क्या फाइंड करना है, स्पीड ऑफ द ट्रेन. तो हमें पता है कि जिस चीज़ को फाइंड करना होता है उसको हम स्टार्ट कर लेते हैं किससे, लेट x be the speed of train, राइट. अब यहाँ पे डिस्टेंस है, टाइम है, स्पीड है, सो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं जो फॉर्मूला यूज़ होने वाला है, किसका फॉर्मूला यूज़ होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ होगा. तो हमारे पास स्पीड आ गया, डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 360 किलोमीटर. ठीक है, तो स्पीड भी जो होगा हमारा किसमें होगा, किलोमीटर पर आवर में हो जाएगा. ना यहाँ पे हम फॉर्मूला देख लेते हैं. हमारे पास टाइम है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में जो फॉर्मूला होगा हमारा क्या होगा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, राइट. इसको सॉल्व करने के और भी मेथड हो सकते हैं, आप कोई भी मेथड चूज़ कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, पर हम जो सिंपल मेथड है, हमारा मेथड है, हम वो यूज़ करेंगे. सो अगर हम इस केस में देखें तो हमारा टाइम वन जो फर्स्ट केस में टाइम लगने वाला है, डेट इज़ व्हाट, डिस्टेंस है हमारा 360 और स्पीड क्या है x है, तो ये हमारा टाइम हो गया. सेकंड केस में इसमें बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है, इफ़ स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर. अगर स्पीड हमारी 5 किलोमीटर मोर हो जाए तो यहाँ से जो न्यू स्पीड आएगी वो क्या आएगी, न्यू स्पीड, दिस शुड बी x + 5, राइट. सो जो सेकंड टाइम होगा, जो सेकंड वाला स्पीड है उसके हिसाब से जो टाइम लगेगा वो क्या लगेगा, दिस इज x + 5, राइट. ये हो जाएगा हमारा. नाउ ये हमारा सेकंड टाइम आ गया. अब जो दोनों के टाइम के बीच का डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है, 1 आवर है. ठीक है, टाइम देख लेते हैं, टाइम का डिफरेंस कितना है, 1 आवर. तो 1 आवर डिफरेंस लगने वाला है, डेट मीन्स कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, टाइम 1 और टाइम 2, ये क्या होगा, दैट शुड बी 1. तो हम पहले पता कर लेते हैं कि टाइम हमें किस में ज़्यादा लगने वाला था, T1 में या फिर T2 में. तो ऑब्वियसली जिसमें स्पीड ज़्यादा होगी उसमें टाइम कम ही लगेगा, तो ये टाइम ज़्यादा लगेगा हमारा T1 में. सो T1 माइनस T2 जो होगा वो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1 का हो जाएगा, राइट. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, T1 इज व्हाट 360 बाय x माइनस जो डिफरेंस है हमारा, दिस इज व्हाट 360 बाय x + 5, दिस इज इक्वल्स टू 1. ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं. सॉल्व करने से पहले हम कॉमन ले लेते हैं. 360 हमारा कॉमन आ रहा था, ये हमने कॉमन निकाल लिया. दिस इज 1/x माइनस x + 5 एंड दिस इज इक्वल्स टू 1. नाउ सिंप्लीफाई करेंगे, 360 दिस इज x + 5 माइनस x, बिकॉज ये माइनस है,
एंड नाउ यहाँ हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, एंड दिस इज प्लस 5x, दिस इज इक्वल्स टू 1। सो एक्स और एक्स जैसा कि देख रहे हैं आप ये कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हमारा 360 मल्टीप्लाई हेयर इज 5 एंड दिस विल बी शिफ्टेड टू राइट हैंड साइड, सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, राइट। नाउ व्हाट, सबको हम एक साइड ले लेते हैं, तो ये है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और ये चलो पहले एक साइड रहने देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारा 0018, राइट, इट मीन्स 1800। सबको एक साइड लेकर आ जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 800 इक्वल्स टू 0। ना अब ये बनकर आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के हमारे पास काफ़ी मेथड्स हैं, हम कोई भी एक मेथड चूज कर लेते हैं। तो यहाँ जो हमारा सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है वो काम कर जाएगा मिडिल टर्म स्प्लिट। सो एक्स स्क्वायर और मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, जैसा कि प्राइम फैक्टर फाइंड करना होता है 1800 का, एंड देन पेयर बनाना होता है। सो पेयर बनाओगे तो आपको मिलेगा ये प्लस 45 ऑफ एक्स माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल्स टू 0। क्लियर। नाउ मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया हमारा, आप कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से आ गया x, हेयर इज x प्लस 45, नाउ माइनस 40 कॉमन आ जाएगा, तो हेयर इज x, माइनस कॉमन लेने की वजह से ये प्लस हो गया, और 1800 से 40 कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 45 इक्वल्स टू 0। नाउ x प्लस 45 एंड देन x माइनस 40, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। अब बिकॉज इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, x प्लस 45 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 40 इक्वल्स टू व्हाट, 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस 45 एंड दिस शुड बी x इक्वल्स टू 40। और एज वी नो कि स्पीड कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, तो ये वाला जो टर्म है रिजेक्ट हो जाएगा, x की वैल्यू क्या गई हमारी 40। सो वी कैन से दैट, सो स्पीड ऑफ ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो ये हमारी स्पीड क्या होगी, सॉरी ये हमारी ट्रेन की स्पीड हो जाएगी। तो सिंपल है, बस इक्वेशन बनकर आ जाए तो उसके बाद तो हमें क्या करना है, फैक्टर ही करना होता है। टाइम और स्पीड से रिलेटेड एक क्वेश्चन आने के चांसेस है 99। सो ये क्वेश्चन भी वैसे बुक से ही है, आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो वहाँ से भी देख के, ठीक है, सॉल्यूशन से मिल जाएगा। सेक्शन डी के हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज सेक्शन डी जो है ये ज़्यादा मार्क्स का होता है और इसमें गलती का कोई रिस्क नहीं होना चाहिए, सो डेट मार्क्स कट जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी का जो और पार्ट है, सेकंड पार्ट या पार्ट बी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो सेकंड पार्ट भी इसी से रिलेटेड है, टाइम और स्पीड से। ये हमारा क्या है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का। तो बेसिकली देखा जाए तो जो CBSE की NCERT की जो नई बुक आई है उसमें ये क्वेश्चन नहीं है, पर फिर भी दिया हुआ है तो हम ट्राई कर लेते हैं। ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम से रिलेटेड है, तो देखते हैं एक बार ये किस टाइप का क्वेश्चन है और कैसे डील होगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन इज व्हाट, अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, ठीक है। स्टिल वाटर का मतलब है वाटर जो रुका हुआ होता है, जैसे तालाब का होता है। टेक्स 1 hour मोर देन गो टू अप स्ट्रीम एंड देन रिटर्न डाउन टू द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो हमें उस पानी की स्पीड फाइंड करनी है, मतलब जैसे नदी अगर बह रही हो तो उस पानी की एक अपनी स्पीड होती है, तो हमें ये पता लगाना है कि पानी की स्पीड ऐसी क्या थी कि बोट अगर 18 किलोमीटर की स्पीड से चला तो अप स्ट्रीम जाने में और डाउन स्ट्रीम आने में इन दोनों का जो डिफरेंस था वो कितना था, 1 hour था। तो पहले तो हम ये पता कर लेते हैं कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम होता क्या है, देन उसके बिहाफ पे ट्राई करेंगे। तो इसे हम इस साइड कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ करते हैं। लेट x be the speed of stream, ठीक है। इन अदर वर्ड यू कैन से स्पीड ऑफ वाटर, ठीक है, पर यहाँ पे हम वाटर ना लेके क्या लेंगे, स्ट्रीम लेंगे। तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम जो होता है कुछ इस तरीके से होता है। डाउन स्ट्रीम का मतलब ये होता है कि जिस डायरेक्शन में हमारा रिवर फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में बोट का जाना, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम क्या होगा, एक तरीके से प्लस हो जाएगा, यानी कि वाटर का स्पीड और बोट का जो स्पीड है दोनों आपस में क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से हम डाउन स्ट्रीम को अगर देखें तो डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, 18 जो कि बोट की थी, और उसमें प्लस हो जाएगा क्या, x जो कि रिवर की स्पीड है, यानी कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम।
नाउ अप स्ट्रीम का मतलब है कि जिस डायरेक्शन में हमारा रिवर फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में बोट का जाना, अप यानी कि उल्टा जाना, ऊपर की साइड जाना। तो ऐसे केस में जो अप स्ट्रीम होगा, अप स्ट्रीम क्या होगा, ये 18 माइनस एक्स, यानी कि जो बोट का हमारी जिस स्पीड से चल रही थी उसको थोड़ा सा ज़्यादा पावर लगाना होगा, ज़्यादा पावर यूज़ करना होगा, तब जाके वो आगे प्रोसीड कर पाएगी। तो बेसिकली डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का क्वेश्चन यही कहता है कि एक ये अलग टाइप की स्पीड हो जाती है, हमें उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करना है। तो अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा माइनस, और डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि जब डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में आई गई तो उनके बीच का जो सेम डिस्टेंस है, डिस्टेंस कहते हैं 24 किलोमीटर, उसको कवर करने में कितना टाइम लगा, 1 घंटे का गैप था। तो चलिए हम स्पीड फाइंड आउट कर लेते हैं कि उसने जो देखा। पहले हम टाइम का फॉर्मूला ले लेते हैं, जैसे कि हमने अभी पीछे देखा था, टाइम इज डिस्टेंस बाय स्पीड, राइट। तो फर्स्ट केस में जो टाइम था वो कितना था हमें नहीं पता, तो उसको हम t1 ले लेते हैं, और स्पीड कितना, डिस्टेंस कितना कवर किया 24, और किस स्पीड से जा रहा है। अगर हम डाउन स्ट्रीम लेते हैं तो डाउन स्ट्रीम हमारा ये है, इसमें लग जाएगा 18 प्लस एक्स, राइट। चलिए t2 सेकेंड केस में टाइम देख लेते हैं, डिस्टेंस तो हमारा सेम है जो लगने वाला है, बस इसमें जो इस केस में स्पीड है क्या है, अप स्ट्रीम है, और अप स्ट्रीम के लिए क्या होगा 18 माइनस एक्स हो जाएगा, राइट। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से फॉर्म हुआ। अब कहना चाह रहा है कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दोनों स्पीड का, उसका क्या है 1 है। अब फिर जैसा कि हमने कहा कि यहाँ से पहले पता कर लीजिए t1 ग्रेटर है या t2 ग्रेटर है, उसके हिसाब से पता चल जाएगा। तो इस केस में उल्टा है कि यहाँ पे क्या है, स्पीड कम हो रही है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसमें स्पीड ज़्यादा है तो ऑब्वियसली टाइम कम लगेगा। सो t2 माइनस t1 जो है वो क्या है हमारा 1 है। Okay, now according to the question is what, t2 minus t1 that is equals to 1. So value substitute करते हैं, 24 by 18 minus x and minus 24 by 18 plus x, this should be equals to 1, राइट। सो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है कितना है 1 है। आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो या फिर और डिफरेंट मेथड हो आप उसके भी कर सकते हो, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि हमें इसको कैसे सॉल्व करें। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम फिर से सेम वही करते हैं, 24 कॉमन ले लेते हैं, 24 कॉमन लेने पर आ गया हमारा ये, दिस वन इज 18 माइनस एक्स एंड माइनस 1 बाय 18 प्लस एक्स, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 1। 24 सेम रहेगा हमारा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो दिस वन इज 18 प्लस एक्स माइनस 18 प्लस एक्स बाय ये 18 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बिकॉज ए प्लस बी और ए माइनस बी का आइडेंटिटी यूज हो जाएगा। तो राइट साइड इज व्हाट 1। सो 24 यहाँ से हम देख सकते हैं 18 और 18 कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर जाएगा हमारा 2x, राइट। और नीचे क्या होगा, 18 का स्क्वायर क्या होता है 324। सो स्क्वायर ऑफ 18 इज व्हाट 324, and now x square is same x square, this is equals to 1. now then same क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2x इसे मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएगा, दिस इज व्हाट 48x एंड राइट साइड इज स्क्वायर है इसका 324 माइनस एक्स स्क्वायर, सबको शिफ्ट कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इक्वल्स टू 0, राइट। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि ये किस तरीके से बनाएंगे। नाउ फिर से सेम वही मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, पेयर बनाएंगे ताकि हमारे ये सेट हो जाए। तो हमारा यहाँ पे पेयर बनकर आ रहा है, दिस इज व्हाट माइनस 6x प्लस 54x माइनस 324 इक्वल्स टू व्हाट 0, ठीक है। कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से कॉमन आ गया हमारा x, यहाँ क्या बचा x माइनस 6 एंड यहाँ प्लस है तो प्लस सेम एज इट इज कॉमन आ जाएगा। 54 कॉमन लेने पे क्या बचता है हमारा x माइनस 6 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। नाउ x माइनस 6 एंड देन ये हो गया हमारा x प्लस 54, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब सेम दो का प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो हम इसको सेपरेट करके देखेंगे क्या आता है। दिस इज व्हाट x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 एंड हेयर इज x प्लस 54 इक्वल्स टू 0। नाउ x, ठीक है, 6 को शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस 6, तो x इक्वल्स टू 6, और यहाँ से 54 को शिफ्ट करेंगे सो दिस विल बिकम माइनस ऑफ 54। सेम जैसा कि अभी हमने कहा कि जो स्पीड है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो जो x की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी हमारी 6। सो द स्पीड ऑफ द स्टीम शुड बी व्हाट 6 किलोमीटर पर आवर। सो स्पीड ऑफ स्टीम is
6 किलोमीटर पर, राइट। तो दोनों ही क्वेश्चन स्पीड से रिलेटेड थे, अच्छे क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन भी बुक का ही है, ये एक्चुअली एग्जाम्पल में ही था, तो आपको वहीं से मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो और यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो, जैसा आपको समझ में आया और जिस वे में आप करना चाहो कर सकते हो, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मेन कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए और क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन रीड करते के साथ ही आपके माइंड में एक इमेज बन जानी चाहिए कि इसकी क्वेश्चन कैसे फॉर्म होगी, हमें नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, तभी आप मैथ्स को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार क्वेश्चन को फिर से रीड कर लीजिए, वैसे चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके भी कर सकते हो, या हमने इसका क्वेश्चन पेपर भी डाला हुआ है शॉर्ट वीडियो में, वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। सो कम टू द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन 33 ये देख के ही लग रहा है कि किससे हमारा ये ट्रायंगल से है, चैप्टर नंबर 6। प्रूव दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल इज इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम वे। सो ये तो साफ साफ पता चल गया हमारा क्या है, बीपीटी थ्योरम है, या तो फिर इसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, थेल्स थ्योरम, ठीक है। तो ये दोनों ही थ्योरम है, ये क्या है हमारा थ्योरम 1 है, देखो तो 6.1 थ्योरम नंबर 1 मिल जाएगा, ये बुक में ही है, आप वहीं से ट्राई कर लेना, बिकॉज इसका जो प्रूफ है वो काफ़ी थोड़ा सा लेंदी है। फिर भी अगर आप चाहो तो आप कमेंट कर सकते हो, हम इसका सॉल्यूशन डाल देंगे अलग से सेपरेटली। अब ये कहना चाह रहा है कि इस थ्योरम को यूज़ करते हुए क्वेश्चन सोल्व करना है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो है हमेशा आ जाता है कि पहले स्टेट एंड प्रूव दिस थ्योरम, तो स्टेट में क्या करना होता है, डेफिनेशन लिखनी होती है, पर यहाँ ऑलरेडी बिकॉज डेफिनेशन लिखा हुआ है तो ओनली क्या करना है, प्रूव। अब उस थ्योरम को यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो उस थ्योरम के बिहाफ पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन इज व्हाट, इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर, पहले ट्रायंगल बना लेते हैं, दिस इज अ ट्रायंगल पी क्यू आर। नाउ एस एंड टी आर द पॉइंट ऑन पी क्यू रिस्पेक्टिवली, ये कोई पॉइंट है, दिस इज व्हाट एस, और देयर इज अ पॉइंट, दिस इज व्हाट टी। So according to this respectively, this is this and this, then prove that PQR is a isosceles triangle। तो पहले हम ये ले लेते हैं, this is what PS by SQ and equals to PT by PR। ओके, नाउ एंगल इसको ज्वाइन कर लेते हैं, एंगल हमारा PST मीन दिस एंगल इज इक्वल्स टू PRQ, PRQ मीन्स दिस एंगल, ठीक है। ये दोनों एंगल कैसे हैं, इक्वल है। तो चलिए हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर लेते हैं। ये क्या है, एक तरीके से कन्वर्स है किसका, बीपीटी का। अगर ऐसी सिचुएशन हो सिंस की इसके साइड्स के पार्ट का रेशो अगर सेम आ जाता है, देन वी कैन से दैट कि एस टी दिस शुड बी पैरेलल टू क्यू एंड आर बाय द कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है। बीपीटी के कन्वर्स से ये जो लाइन होती है क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। नाउ एंगल एस जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल क्यू के, राइट, ये हो गया। और एंगल एस जो है ऑलरेडी इक्वल है किसके, एंगल आर के। नाउ सिंस एंगल क्यू एंड एंगल आर आर इक्वल, देन वी कैन से दैट इसके जो अपोजिट साइड है पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर, ठीक है। स्टेटमेंट क्या लिख सकते हो, अपोजिट साइड ऑफ अ इक्वल एंगल दिस शुड बी इक्वल, opposite sides of equal angle, ठीक है। तो इक्वल एंगल के जो अपोजिट साइड होते हैं कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। सो वी कैन से, सो ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, सिंपल। तो मेन ये हमारा थ्योरम क्लियर होना चाहिए, थ्योरम अगर क्लियर हो तो उसके बिहाफ पे जितने भी क्वेश्चन हो उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। थ्योरम आप बुक से देख लीजिएगा और क्वेश्चन यहाँ से आपको हेल्प कर देगा। ओके, नाउ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये 33 था, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34। सो क्वेश्चन नंबर 34 इज व्हाट, दिस क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक है हमारा कैप्सूल से और दूसरा हमारा गुलाब जामुन से। तो गुलाब जामुन वाले का हमने ऑलरेडी पहले से वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहे तो वहाँ से चेक कर सकते हो, या फिर यहाँ भी देखते हैं, थोड़ा डायरेक्ट कैलकुलेशन के साथ इसको कर लेंगे सो डेट आपको एक आइडिया हो जाए कि इसको करना कैसे। बेसिकली दोनों का जो कॉन्सेप्ट है वो एक तरीके से ही है, कैप्सूल हो या गुलाब जामुन हो, बट दोनों का जो कैलकुलेशन है वो अलग है। तो मेन ये कहना चाह रहा है कि ये जो कैप्सूल है वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है कि इसका जो मिडल पार्ट है वो क्या है, सिलेंडर है, और उसके दोनों साइड क्या लगा हुआ है, दो हेमिस्फीयर लगा हुआ है, राइट। इसका क्या फाइंड करना है, फाइंड द सरफेस एरिया, इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो
तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, CSA ऑफ दिस हेमिस्फीयर एंड CSA ऑफ दिस सिलेंडर एंड अगेन CSA ऑफ दिस हेमिस्फीयर। तो 2 टाइम्स ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सिलेंडर हो जाएगा। तो यहाँ से पहले डायमेंशंस को फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं एक बार क्या कहना चाह रहा है। अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल स्टक एट ईच ऑफ इट्स एंड। ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं आप, यहाँ से अगर हम इसको डिवाइड करें तो जो ये पार्ट है और ये पार्ट है ये हेमिस्फीयर है, बीच वाला क्या है हमारा सिलेंडर है। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। फाइंड इट्स सरफेस एरिया। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं। रेडियस के बाद देखते हैं क्या क्या हो सकता है हमारे पास। तो रेडियस इसका हो जाएगा 5/2 mm। यही रहने देते हैं, डेसिमल में निकाले कोई फ़ायदा नहीं है, कैलकुलेशन खामा लेंदी हो जाती है। नाउ देन व्हाट, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर की जो हाइट होगी वो क्या होगी, ये वाली पार्ट होगी। तो ये वाला जो पार्ट मेन है क्या है, ये 14 है। ठीक है, पूरी जो लेंथ है, और यहाँ से क्या करना है 5। तो रेडियस ऑफ दिस एंड रेडियस ऑफ दिस मिलके क्या बनाता है, डायमीटर। तो इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 9 mm। ठीक है, ये सिलेंडर का आ गया। तो बेसिकली हमें जो सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है कैप्सूल का, कैप्सूल का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ capsule is CSA of cylinder plus 2 times of CSA of हेमिस्फीयर। राइट, तो सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है 2πRh और हेमिस्फीयर का जो सरफेस एरिया क्या होता है 2πr²। राइट, नाउ इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करते हैं हमारा आंसर आ जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी, उस कैलकुलेशन से हम डील कर लेंगे। सो नाउ द क्वेश्चन इज दिस, कॉमन लेके करें ज़्यादा अच्छा होगा, इससे कैलकुलेशन क्या होता है कम हो जाता है। तो 2 कॉमन आ रहा है हमारा, पाई कॉमन आ रहा है, आर भी कॉमन आ रहा है, और यहाँ से क्या बचा एच, और यहाँ से बच गया हमारा 2r। राइट, नाउ 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू बिकॉज गिवन नहीं है तो हम क्या यूज़ करेंगे 7। पाई की वैल्यू हम क्या यूज़ करेंगे 22/7। आर है हमारा 5/2 एंड द ब्रैकेट एच है 9 प्लस दिस इज 2 इंटू आर क्या है 5/2। तो नाउ दिस विल बिकम लाइक, ये कैंसिल हो जाता है यहाँ से, और 5 और 22 मल्टीप्लाई करोगे सो 110/7 एंड देन मल्टीप्लाई, ये भी 2 कैंसिल हो गया और ये आ गया हमारा 14। राइट, सो ये भी कैंसिल हो जाता है 2 से, सो दिस विल बी व्हाट 2, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 220 mm²। सो सिंपल, बहुत जल्दी आ गया। तो इस तरीके से हमारा क्या जाता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। तो कैप्सूल के अराउंड जो भी एरिया होगा उसका ये आंसर आ जाता है। राइट, सिंपल। आप चाहो तो सेपरेट करके बाद में प्लस भी कर सकते हो, पर ये बेस्ट है कि दोनों को एक साथ ही कर लो, जो कॉमन आ रहा हो उससे कैलकुलेशन वर्क जो होता है हमारा क्या हो जाता है थोड़ा कम हो जाता है। क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट थोड़ा सा लेंदी है, कैलकुलेशन इसकी ज़्यादा है, बिकॉज परसेंटेज भी है, 45 गुलाब जामुन भी है, और अगर सिरप की बात कर रहे हैं तो इसका क्या फाइंड आउट करना होगा, वॉल्यूम फाइंड करना होगा। तो ये भी सेम कह रहा चाह रहा है, बट यहाँ पे इस केस में क्या निकालना है हमें, वॉल्यूम ऑफ दिस पार्ट एंड वॉल्यूम ऑफ दिस पार्ट एंड देन वॉल्यूम ऑफ दिस पार्ट। तो वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर एंड प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो क्वेश्चन रीड करते हैं एक बार, क्या है ये, गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो टोटल है उसका 30% जो है वो शुगर सिरप से फिल है। ठीक है, बाकी जो मैदा वैदा जो भी है वो है। फाइंड द अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो ये कह सकते हो कि 45 गुलाब जामुन से अगर सिरप निकाले तो कितना निकलेगा, या 45 गुलाब जामुन बनाने के लिए कितने सिरप की रिक्वायरमेंट होगी। Each shaped like a cylinder with 2 hemispherical end with the length of 5 cm and the diameter is 2.8 cm। तो यहाँ ये कहना चाह रहा है कि ये जो रेडियस है ये क्या हो जाएगा 2.8 हाफ, और ये जो डिस्टेंस है मतलब हाइट है ये हमारा 5 - 2 टाइम्स ऑफ रेडियस से हो जाएगा। ठीक है, तो इसे स्टार्ट करते हैं। पहले हम ले लेते हैं रेडियस। रेडियस ऑफ गुलाब जामुन इज 28/2, so this should be 1.4 cm. Now the height of cylindrical part, ठीक, तो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी जो हाइट होगी कितनी होगी 5 - 2.8
8 मीन्स कि ये रेडियस है तो डायमीटर डबल हो जाएगा। दिस इज व्हाट 2.2 सेंटीमीटर। नाउ दी वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, तो पहले हम वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, गुलाब जामुन, जी जी, दिस इज व्हाट जो हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 टाइम्स ऑफ हाफ 2/3 पाई आर क्यू, राइट। तो यहाँ से भी जो कॉमन आ रहा है पहले हम कॉमन ले लेते हैं सो डैट जो कैलकुलेशन होगा हमारा इजी हो जाएगा। तो पहले हमें क्या दिख रहा है, एक पाई दिख रहा है एंड देन आर स्क्वायर नज़र आ रहा है, यहाँ से हमारा बच गया एच, हम उसका कुछ नहीं कर सकते, ये हमारा 2 और 2 हो गया 4/3 एंड आर, राइट। तो ये हमारा क्या होगा, एक शॉर्टेस्ट फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और कैलकुलेट करने को ट्राई करते हैं। सो दिस इज व्हाट 22/7, आर है हमारा 1.4 स्क्वायर एंड देन एच इज व्हाट 2.2 प्लस 4/3 मल्टीप्लाई 1.4, राइट। ये हमारी सिचुएशन आ गई। यहाँ से हम क्या फाइंड कर लेंगे, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन के लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं। 22/7 यहाँ से ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई 14 का स्क्वायर होता है 196 एंड देन ब्रैकेट, दिस इज व्हाट 2.2 प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस इज व्हाट 4 4 16 एंड देन 56 5.6/3, ओके। नाउ देन व्हाट 22/7 एंड 1.96 ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। सो ये आ गया हमारा 6.6 प्लस 5.6/2 एंड देन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ये सॉरी ये 3 है, ओके। नाउ व्हाट 22/7 मल्टीप्लाई 1.96 और इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा हमारा दिस इज व्हाट 2 और 12/3। ना इन सबको जब कैलकुलेट करोगे ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा ये कुछ इस तरीके से आएगा 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ गया हमारा किसका, एक गुलाब जामुन का। पर हमें कितने गुलाब जामुन के वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट है, 45 गुलाब जामुन की। सो वी कैन राइट हियर वॉल्यूम of 45 gulab jamun. So 45 multiply 25.05 and then we need to find the 30% sugar syrup. So the 30% sugar syrup in gulab jamun. So this will be like 30/100 because 30% निकालना है। तो 30/100 मल्टीप्लाई 45 इंटू 25.05, राइट। जब इसकी कैलकुलेशन करोगे आप तो पूरी कैलकुलेशन करने के बाद ये कुछ तरीके से इस तरीके से आंसर आएगा 338.175 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो हम इसको राउंड अप कर देंगे और अप्रॉक्सीमेटली, अब ये तो कोई मतलब एग्जैक्ट वॉल्यूम नहीं होगा तो हम इसको राउंड अप करने के बाद कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। आप यहाँ भी आंसर छोड़ दोगे तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो फाइनल आंसर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा 338 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। तो इतना सिरप की रिक्वायरमेंट होगी हमें 45 गुलाब जामुन को बनाने के लिए, क्लियर है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। ना आया तो आप वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख सकते हैं। एक वीडियो इस पर हम पहले भी बना चुके हैं, आप चाहो तो उसको भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। उसमें भी सेम ऐसे ही है, बस कैलकुलेशन के वे थोड़े से चेंज हो जाते हैं। वहाँ हमने क्या किया, मतलब एग्जैक्ट कैलकुलेशन सिर्फ लास्ट में ही किया है, बीच में नहीं किया है। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं कि साथ के साथ कैलकुलेट करते चलिए या फिर लास्ट में एक ही बार कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 34। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन 35 कहता है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैम्प, ठीक है। ये लैम्प के लाइफ टाइम की बात कर रहा है। क्या फाइंड करना है हमें, फाइंड द एवरेज ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ द लैम्प। तो एवरेज का मतलब है वो मीन जानना चाह रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट मीन ना पूछ के एवरेज पूछ लिया हुआ, दोनों का मतलब एक ही है। क्वेश्चन देखो क्या होता है, हमेशा घुमा फिरा के पूछा जाता है, डायरेक्ट नहीं आता है। हमें क्वेश्चन के पैटर्न को समझना होगा और ये जानना होगा कि आखिर वो क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होने वाला है, क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और स्टार्ट करने से पहले हमारे पास जो मीन निकालने के मेथड है 2 हैं, एक्चुअली 3 थे पर एक डिस्ट्रीब्यूट एक कैंसिल आउट हो चुका है, तो बचे कितने, केवल 2। तो उसमें से एक जो बेस्ट वाला है वो ट्राई करेंगे।
तो एज्यूम मीन मेथड ट्राई करते हैं, वो इजी होता है सॉल्व करने के लिए। तो मीन में कोई भी मेथड अप्लाई करो, सबसे पहले हमें क्लास मार्क की रिक्वायरमेंट होती है, तो पहले वही निकाल लेते हैं। इसी टेबल को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। क्लास मार्क के लिए हमें क्या चाहिए, पहले एक्स आई। सो एक्स आई जो आता है, क्या आता है, पहले लाइन्स बना लेते हैं इस तरीके से। एक्स आई इज व्हाट, एक्स आई होता है हमारा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। इट मीन्स कि 1500 प्लस 2000 डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों को प्लस करना है और डिवाइड करना है किससे, 2 से। तो यहाँ से जो हमारी मिड वैल्यू या फिर जो x की वैल्यू है कुछ इस तरीके से आ जाएगी। दिस इज़ व्हाट 500 और 270। सो दिस इज़ 1750। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो गैप है इंटरवल है सब में किसका है, 5500 का है। तो इसमें 5500 प्लस करते चलिए। सो 2250 2750 3250 3750 now 4250 एंड 4750, राइट। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया मिड वैल्यू और क्लास मार्क। क्लास मार्क भी बोलते हैं, मिड वैल्यू बोलते हैं, आप जो चाहे बोल सकते हैं। इसके बाद हमें क्या निकालना होता है, डी आई। सो डी आई का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, डी आई इज इक्वल्स टू वॉट, एक्स आई माइनस एज्यूम्ड मीन। सो एक्स आई माइनस एज्यूम्ड मीन। सो एज्यूम्ड मीन हम लेट कर लेते हैं ए, मिड वैल्यू ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो बीच की जो वैल्यू है ये क्या हो गई हमारी मिड वैल्यू है। दिस इज व्हाट ए। सो अगर माइनस करना है तो सीधा सीधा से हमें क्या करना होता है, इनके डिफरेंस को ही लिख लो। तो माइनस करने पे जो साथ वाला ए है ये तो हो जाएगा 0। अब जितने का गैप है उतने का ही टेबल लिखते चले जाओ। कितने का गैप था, 500 का। सो ऊपर नेगेटिव में 500, नेगेटिव ऑफ 1000 और नेगेटिव ऑफ 1500, ठीक है। नाउ नीचे भी सेम 500 का टेबल, 500, 1000 एंड 1500। लास्ट होता है हमारा एफ आई एंड डी आई। सो एफ आई एंड डी आई इज व्हाट, एफ आई हमारा ये है, दिस वन इज एफ आई और दिस वन इज व्हाट डी आई। तो इन दोनों क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सो मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी कुछ इस तरीके से आ जाएगी, बिकॉज ये नेगेटिव में है। तो नेगेटिव ऑफ 21,000 और ये 56 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा नेगेटिव ऑफ 56,000। नाउ 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 30,000 ऑफ नेगेटिव। ये तो जीरो है तो जीरो ही हो जाएगा। एंड नाउ द नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 500 मल्टीप्लाई 74, दिस विल बी 37,000। 1000 को 62 से करोगे तो 62,000। एंड नाउ जो लास्ट है हमारा 15,000 और 48, दिस विल बिकम 72,000, ठीक है। नाउ देन क्या करना है, टोटल करना है एफ आई का। ये हमारा एफ आई है, इसका टोटल करोगे समीशन ऑफ एफ आई, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, अच्छा गिवन ये है तो 400। नाउ यहाँ भी इसका समेशन करना है, समेशन ऑफ एफ आई डी आई एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू, पहले नेगेटिव वाले को कर लेना यहाँ, फिर नेगेटिव वाले को कर लेना, फिर इन दोनों का डिफरेंस निकाल लोगे तो यह आ जाएगा 64,000। क्लियर है, ये आ गया। अब जो मीन निकालने का फॉर्मूला होता है इस केस में एज्यूम मीन मेथड में, वो क्या होता है हमारा एक्स बार, ये मीन का सिंबल होता है। दिस इज व्हाट ए प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ एफ आई, राइट। ये क्या है हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है। एक और होता है स्टेप डेविएशन, वो काफ़ी इजी था, उससे कैलकुलेशन छोटी हो जाती है, पर कोई नहीं क्योंकि वो कैंसिल आउट हो चुका है तो हम इसी को यूज़ करते हैं। ए हमने क्या लेट किया था, ए लिया था हमने 3250, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ। ए इज व्हाट 3250 एंड प्लस इसकी वैल्यू आई है 64,000 एंड डिवाइडेड बाय 400। तो पहले तो 2 0 से 2 0 गया और 4 से ये कट के क्या आ जाएगा 160। ना 160 को इसमें क्या करना है, प्लस करना है। तो 3250 प्लस 160 और ऐड करके ये मिल जाएगा हमें, दिस इज 0 1 3 और 1 4 एंड देन 3। सो द आंसर इज व्हाट 3410, इट मीन 3410 विल बी द एवरेज लाइफ ऑफ द गिवन लैंड। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी हो सकती है पर क्वेश्चन सिंपल है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब थोड़ा केयरफुली कैलकुलेशन करना, बिकॉज यहाँ जो भी ये वाला जो पार्ट है कैलकुलेशन का पार्ट है, अगर यहाँ मिस्टेक हो गया तो ऑब्वियसली आगे जो आंसर है वो गलत ही आएगा। तो यहाँ थोड़ा सा अवेयर हो जाए। और इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगता है कैलकुलेशन में, अदरवाइज सिंपल है, डायरेक्ट है। फॉर्मूला भी कोई ज़्यादा हाई फाई नहीं है, छोटी सी वैल्यू है। बस आपको ये याद करना है कि ये जो 3 कॉलम्स है ये कैसे फाइंड आउट करना है, राइट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन 36 क्या है, केस स्टडी से है। केस स्टडी क्या कहता है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं एक बार, फिर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन इज व्हाट इंडिया इज अ कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन ड्यू टू द लो कॉस्ट ऑफ मैन पावर एंड द स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एंड द इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी कंट्रीब्यूटिंग टू हायर क्वालिटी प्रोडक्शन रन्स एंड द प्रोडक्शन ऑफ द टीवी सेट इन अ फैक्ट्री इंक्रीज uniformly by a fixed number every year. It produced 16,000 sets in 6 years and 22,600 in the 9th year. तो ये कुछ कहना चाह रहा है कि इसमें जो 6th ईयर में मतलब छठे साल में जो प्रोडक्शन किया वो 16,000 का किया, और जो 9th ईयर में 9वें साल में जो प्रोडक्शन किया कितना किया 22,600 का। ठीक है, ये एक जो केस स्टडी होता है बेसिकली एक सिचुएशन देता है आपको, और सिचुएशन जो होता है रियल लाइफ में यूज़ होता है। रियल लाइफ में जैसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैथ्स कहाँ यूज़ होता है, तो ये उसी के कुछ एग्जांपल है कि रियल लाइफ में हम मैथ्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, और इसी के बिहाफ पे हम ट्राई करेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो अब ये 6th पोजीशन है, 9th पोजीशन है, तो इट मीन्स कि ये कहीं ना कहीं बात कर रहा है किसकी, AP की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, इन विच ईयर द प्रोडक्शन इज 29,200 सेट्स। तो ये जानना चाह रहा है कि किस साल में इतना प्रोडक्शन हुआ। तो किस साल में हुआ उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पहले साल में कितना हुआ और किस स्पीड से या किस रेट से हर साल ये इंक्रीज होता है। तो बेसिकली हमें जो फाइंड करना है वो पहले क्या फाइंड करना है, ए, एंड देन आफ्टर क्या फाइंड करना है, डी। तो ए डी हमारे पास नहीं है, तो हम लेट कर लेते हैं दिस इज व्हाट फर्स्ट टर्म एंड दिस इज व्हाट कॉमन डिफरेंस। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट जो इक्वेशन बनेगी हमारी, ये कहना चाह रहा है जो 6th ईयर में प्रोडक्शन हुआ है कितना हुआ है 16,000 का, और 6 ईयर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a + 5d 16,000, राइट। नाउ व्हाट नेक्स्ट है हमारा 9 ईयर। सो A9 इज व्हाट 22,600। सो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज व्हाट 8d एंड दिस इज 22,600। तो इसको सपोज कर लेते हैं इक्वेशन 1, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को हम सॉल्व करते हैं किससे, एलिमिनेशन मेथड से। ये सबसे इजीएस्ट मेथड है। सो a + 5d इज 16,000 और a + 8d इज व्हाट 22,600,000। सो माइनस करने पे ये क्या हो जाता है, हमारा कैंसिल हो जाता है, और बचा क्या हमारे पास -3d, और यहाँ से माइनस करेंगे सो दिस विल बी 0, 0, 6 एंड 6 इसका नेगेटिव का। सो जो डी की वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी 6600 माइनस ऑफ 6600 डिवाइडेड बाय -3। तो पहले तो नेगेटिव नेगेटिव को कट कर देते हैं एंड देन 3 से इसको डिवाइड करेंगे, तो ये आ गया हमारा 2200। तो ये वैल्यू आ गई डी की। डी क्या होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि हर साल जो प्रोडक्शन होता है वो इस स्पीड से होता है कि 2200 हर साल इंक्रीज होता है नंबर ऑफ प्रोडक्शन। तो अब चलो डी आ गया, तो हम ए भी फाइंड आउट कर लेते हैं। पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, डी इक्वल्स टू 2200 इन इक्वेशन फर्स्ट 1 में डालेंगे, तो a + 5 टाइम्स ऑफ 2200 एंड दिस इज इक्वल्स टू 16,000। So now a is equals to 16,000 and then minus multiply, this is 0, 0, this one is 10, this will be 11. So माइनस करने पे जो a की वैल्यू आ रही है हमारी क्या आ रही है 5,000, राइट। तो जो स्टार्टिंग प्रोडक्शन था फर्स्ट ईयर में कितना था 5,000, और हर साल जो इंक्रीज हो रही है वो कितनी हो रही है 2,200। नाउ ऑन द बिहाफ ऑफ दिस जो फर्स्ट पार्ट है वो ये जानना चाह रहा है कि 29,200 किस साल में प्रोड्यूस हुआ। तो यहाँ हमें क्या फाइंड करना है, n नंबर ऑफ ईयर, तभी पता चलेगा जब वो साल पता चले। तो फॉर्मूला होता है इसका हमारा an इक्वल्स टू a + n - 1 × d। तो an तो वो खुद ही बोल रहा है 29,200 सेट्स। तो ठीक है, ये फर्स्ट वाले की बात कर रहे हैं 2 एंड देन a क्या है हमारा 5,000 + n - 1, n नहीं पता, एंड द d इज व्हाट 2200। सो 5,000 को इधर शिफ्ट करते हैं, हम देखते हैं क्या आता है। दिस इज व्हाट 29,200 माइनस 5,000 एंड इक्वल्स टू 2200 ब्रैकेट n - 1। नाउ यहाँ से माइनस करके आ गया हमारा 0, 0, 2,
4 2 डिवाइडेड बाय 2 2 0 0 एंड देन n माइनस 1। तो ये 2 0 कैंसिल हो गया और 22 से ये डिवाइड हो रहा है 21 1। इट मीन्स 11 n माइनस 1 और 1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 11 प्लस 1 इज n एंड दिस इज व्हाट 12, राइट। सो 12th ईयर में जो होगा उसका प्रोडक्शन कितना हो जाएगा 29,200, राइट। तो ये यहाँ से हमारा n आ गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहना चाह रहा है, सेकंड में देखते हैं। सेकंड वांट्स टू नो फाइंड द प्रोडक्शन इन द 8th ईयर। तो 8th ईयर का प्रोडक्शन फाइंड आउट करना है। डेट मीन्स कि कोई बड़ी बात नहीं है, ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास जो सेकंड है हमें n दे दिया है 8, फाइंड आउट करना है an, ठीक है। इसको 8 ही लिख लेते हैं, सीधा जाएगा, राइट। तो चलिए फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं। फॉर्मूला सेम हमारा वही है, दिस इज व्हाट n माइनस 1 एंड d। तो 8th ईयर का निकालना है A8, A हमें पता है 5000 प्लस n8 है माइनस 1, ठीक है। 7 मत समझ लेना, ये 1 है, दिस इज व्हाट 1 एंड मल्टीप्लाई 2200। सो दिस शुड बी 5000 plus 7 multiply 2200. Now this is what 5000 plus 00, this is 4 and 15, right। ये आ गया ना, इन दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा दिस इज व्हाट 24 एंड देन 00। तो 8 साल में जो टोटल प्रोडक्शन होगा कितना होगा 20,400, ठीक है। ये नंबर ऑफ प्रोडक्शन होगा। क्लियर, आई होप समझ में आया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से आप देख सकते हो। फॉर्मूला सिंपल है, बट थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें है क्योंकि ए डी ना होने की वजह से थोड़ा लेंदी क्वेश्चन हो जाता है और कुछ नहीं। इसमें और में भी है, वैसे तो 2 ही करना था, और की वजह से आप या तो ऊपर वाला कर सकते हो या नीचे वाला। नीचे वाला क्या कहना चाहता है एक बार चेक कर लेते हैं। फाइंड द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 3 ईयर्स। फाइंड द प्रोडक्शन इन फर्स्ट 3 ईयर्स। तो ये जानना चाह रहा है कि पहले 3 सालों में जो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन था वो कितना था। इट मीन्स कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, SN फाइंड करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, थर्ड पार्ट है हमारा, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्शन इन द 7th ईयर एंड द 4th ईयर। तो 7th ईयर में और 4th ईयर में का जो डिफरेंस है वो निकालना है। चलिए उसको बाद में देखते हैं, पहले हम SN निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ से और वाला n इज वॉट 3, A सेम है 5000, D भी सेम है हमारा, दिस इज वॉट 2200। वी नीड टू फाइंड SN। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट ऑफ 2A प्लस n माइनस 1 एंड D। सारी वैल्यूज है हमारे पास, वैल्यू लेते हैं और सब्स्टिट्यूट करते हैं। S3 3/2, this is 2A, A is what 5000 plus 3 minus 1 multiply 2200, right। now this is what 3/2 and now this will be 10,000 plus 2 multiply 2200, this is what 3/2 and now this is 10,000 plus 4400। ना इन दोनों को ऐड करते हैं और बाहर निकालते हैं ब्रैकेट से, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 3/2 एंड देन मल्टीप्लाई 00441, राइट। 2 से इसको डिवाइड करते हैं देन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस इज 7200 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 3, दिस शुड बी 21600। सो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूस इन फर्स्ट 3 ईयर्स इज दिस 21,600, राइट। नेक्स्ट उसने कहा है वी नीड टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ, ये थर्ड पार्ट है, डिफरेंस ऑफ 7th टर्म एंड 4th टर्म। तो दोनों का अलग अलग निकाल के माइनस करने से बेस्ट है कि हम एक साथ ही कर लेते हैं, वो खुद ही माइनस हो जाएगा। 7 टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 6D माइनस 4th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D। ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, A प्लस 6D माइनस A माइनस 3D। तो A और A तो कैंसिल हो गया, इसे जाने दो, A और A कैंसिल, बचा क्या 6D माइनस 3D, दिस इज व्हाट 3D। अब 3 ये रहा और D की वैल्यू हमें पता ही है 2200 मल्टीप्लाई करेंगे 6600। सो दिस विल बी द डिफरेंस ऑफ 7th टर्म एंड 4th टर्म, ठीक है। सिंपल अलग अलग करके भी माइनस करके तो भी यही आंसर आता, हमने डायरेक्ट कर लिया, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्क्स नहीं कटेंगे आपके, ये भी एक
अच्छे तरीके। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये था केस स्टडी 1। नाउ कम टू द नेक्स्ट है हमारा केस स्टडी 2। केस स्टडी 2 क्वेश्चन नंबर 37। सो द क्वेश्चन इज व्हाट, आलिया, सगुन एंड आर फ्रेंड्स लिविंग ऑन द सेम स्ट्रीट इन पटेल नगर। सगुन्स हाउस इज एट द इंटरसेक्शन ऑफ वन स्ट्रीट विद अनदर स्टेट ऑन विच देयर इज अ लाइब्रेरी। ठीक है, जो इंटरसेक्ट करता है जहाँ पे क्या है, लाइब्रेरी है। दे बोथ स्टडी इन द सेम स्कूल एंड that is not far from Sagun's house. Suppose the school is situated at a point of O, तो स्कूल जो है कहाँ पे है, O पे situated है, ए रहा जिससे कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, and that is origin. Now Alia's house is at A, तो यहाँ पे आलिया है, and the Sagun house is B, यहाँ पे सगुन है, S लिख लेते हैं यहाँ पे, and the library is at C. Now based on the above information, तो इन्फॉर्मेशन है उसके यहाँ पे क्या करना है, हमें आंसर देना है। तो ओ के कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0 0, ए के कोऑर्डिनेट ढूंढ लेते हैं, ये है हमारा 2,3, एंड नाउ देन बी के जो कोऑर्डिनेट होंगे क्या होंगे 2,1, और सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 4,1, राइट। ये कोऑर्डिनेट ढूंढ लिया हमने। हाउ फार इज आलियाज हाउस फ्रॉम सगुन्स हाउस, तो सगुन का हाउस कहाँ है, बी पे, आलिया कहाँ है, ए पे। इनके बीच से क्या निकालना है, सिंपली डिस्टेंस निकालना है। तो वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, और ए और बी का डिस्टेंस निकालना है। इट मीन्स कि हमें क्या अप्लाई करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला। चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला इज x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, नाउ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। डिस्टेंस फाइंड करना है ए एंड बी का। सो वैल्यू ऑफ बी इज 2 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3, 1 माइनस 3। तो ये तो 0 हो गया, खत्म हो गया। ये हो गया हमारा माइनस 2 स्क्वायर, दिस इज व्हाट रूट ऑफ 4, और ये आ गया हमारा 2 यूनिट। सो द डिस्टेंस बिटवीन आलिया एंड सगुन्स हाउस इज व्हाट 2 यूनिट। नाउ नेक्स्ट है हमारा, हाउ फार इज द लाइब्रेरी फ्रॉम द सगुन्स हाउस। तो लाइब्रेरी कहाँ है हमारा, सी पे, और सगुन हाउस इज बी। तो अब बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ बी सी। तो बी सी का डिस्टेंस फाइंड करना है, फॉर्मूला सेम है, यहाँ लिख लेते हैं हम। दिस इज बी एंड सी, दिस इक्वल्स टू बी और सी, मीन्स 4 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 स्क्वायर। तो नाउ 4 माइनस 2 इज व्हाट 2 स्क्वायर, एंड 1 माइनस 1 तो 0 ही हो गया, तो जाने देते हैं। दिस इज रूट ऑफ 4, और रूट से बाहर निकालोगे तो ये भी क्या आ जाएगा हमारा 2 यूनिट। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो 2 यूनिट। सिंपल है, छोटा सा क्वेश्चन है, आराम से फटाफट सॉल्व हो जाएगा। थर्ड इज व्हाट, सो डैट द सगुन्स स्कूल इज फार्दर कंपेयर टू आलियाज हाउस एंड लाइब्रेरी। तो हमें क्या करना है, ये जो सगुन्स का घर है इसको कंपेयर करना है ओरिजिन से, मीन्स जहाँ पे ये स्कूल था, एंड देन नहीं, आलियाज हाउस एंड लाइब्रेरी। इट मीन्स कि ए बी और ओ बी को कंपेयर करना है। तो ए बी तो हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, एक बार फाइंड कर लेते हैं ओ बी, एंड देन कंपेयर करते हैं कि किसका डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है। तो चलिए पहले ओ बी निकाल लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं ओ बी। तो ये है हमारा ओ बी। सो बी के कोऑर्डिनेट क्या है 2 और 1, और ओ के तो 0 है, डेट मीन्स कि 2 स्क्वायर 0 माइनस ही हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं उससे। सो ये हो गया हमारा, दिस इज व्हाट 4 एंड 1, सो रूट ऑफ 5 यूनिट। ठीक है, सो वी कैन क्लियरली से डैट कि जो उसका डिस्टेंस था ए बी का 2 था, और ओ बी का क्या है 5 है। हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट फाइंड कर लेंगे सी और ए। बी सी ऑलरेडी फाइंड हो ही रखा है, तो सी और ए बच जाता है हमारा। ए सी फाइंड कर लेते हैं, ए सी के लिए सेम वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। पॉइंट्स गिवन है, दिस इज व्हाट 4 माइनस 2 स्क्वायर एंड प्लस 1 माइनस 3 स्क्वायर। सॉल्व करने पे हमें मिल जाएगा ये 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर ऑफ रूट, एंड नाउ दिस विल बी व्हाट रूट ऑफ 4 प्लस 4। सो सॉल्व करके आ जाएगा तुम्हारा ये 2 रूट 2, राइट। यहाँ इसकी वैल्यू आ गई। सो डिस्टेंस ऑफ सगुन्स एंड आलियाज हाउस क्या था हमारा 2, एंड नाउ द डिस्टेंस ऑफ लाइब्रेरी एंड सगुन हाउस वो भी 2 था। पर यहाँ जो हमने कैलकुलेट किया, यहाँ से हमारे पास ये जो डिस्टेंस आया ए सी आलिया और लाइब्रेरी के बीच का, वो कितना आया है, आलियाज हाउस एंड लाइब्रेरी इज 2 रूट 2 यूनिट, राइट। तो हमें यहाँ पे कंपेयर करके बताना है कि जो डिस्टेंस है वो किसका ज़्यादा है। तो कंपेयर करने के लिए यहाँ पे हम देख सकते हैं
ये कौन सा फॉर्म बना रहा है? इसको छोटा कर लेते हैं, इजी होगा कंपेयर करना। So now school is further compared to Alia's house and library. So Alia's house and school is this, and now then A और C is this, ठीक है, इस तरीके से है। तो A O और B C एंड A B, ठीक है, ये दोनों क्या थे? इक्वल थे, राइट। अब ये देख लेते हैं जो AC का डिस्टेंस है क्या इन दोनों के सम के इक्वल आ रहा है। इट मीन्स कि AC² या तो पहले ये ले लेते हैं BC² प्लस AB²। तो दिस इज व्हाट 2² एंड 2² इक्वल्स टू 4 प्लस 4 इज व्हाट 8, राइट। और AC भी यही था, दिस इज इक्वल्स टू AC²। so we can say this is a triangle which is a isosceles triangle, ठीक है। और बिकॉज ये पाइथागोरस थ्योरम को भी सेटिस्फाई कर रहा है तो यहाँ एंगल भी हो जाता है, दिस इज व्हाट 90 डिग्री। तो यहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ना कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा केस स्टडी 3 क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, तो टोटल 38 क्वेश्चन ही थे। हमने काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए अच्छे तरीके से, MCQ भी हो गया, सेक्शन बी से भी हो गया, ये डी सेक्शन है, लास्ट है, और ये क्वेश्चन नंबर भी लास्ट है। हाइट एंड डिस्टेंस से है चैप्टर नंबर 9। फिगर ऑलरेडी बना हुआ है तो इसमें कोई प्रॉब्लम की भी बात नहीं है, ऑलरेडी फिगर दे दिया है इसमें, कोई अच्छी बात है। वैसे फिगर के 1 मार्क होते हैं, मैक्सिमम टाइम में अगर फिगर सही से ना बने तो प्रॉब्लम हो जाती है। ये सिप वाला क्वेश्चन है, देख के ही लग रहा है। ऐसा ही क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, बस उसमें क्या है, जो दोनों सिप है वो एक ही साइड है, और यहाँ जो दोनों सिप है क्या है, वो लाइट हाउस के अपोजिट साइड है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अ बॉय इज स्टैंडिंग ऑन अ टॉप ऑफ द लाइट हाउस एंड द ऑब्जर्व्ड दैट बोट P एंड बोट Q आर अप्रोचिंग द लाइट हाउस फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है। एंड नाउ ही फाइंड्स दैट एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बोट P इज 45 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बोट P क्या है, 45 डिग्री बना हुआ फिगर में। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट Q इज व्हाट 30 डिग्री, ये रहा। ही ऑल्सो नो दैट हाइट ऑफ द लाइट इज 100 मीटर, ठीक है। जो लाइट हाउस है उसकी जो हाइट है टोटल कितनी है, 100 मीटर। नाउ द बेस्ड ऑफ द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो फॉलोइंग जो क्वेश्चन है उसका आंसर करना है। आंसर क्या है, क्वेश्चन है हमारे व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल APD, एंगल APD दिस एंगल। तो ये तो समझ में आ गया, ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये 45 डिग्री हो जाएगा, ये तो ऐसे खत्म हो गया। नाउ इफ एंगल YAQ कहाँ है, YAQ इज 30 डिग्री, देन AQD इज ऑल्सो 30 डिग्री। वाई, बिकॉज XY is parallel to PQ, ठीक है। देन बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों एंगल कैसे हो जाते हैं, इक्वल, ठीक है। ये तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सिंपल सिंपल सिंपल। नाउ फाइंड द लेंथ ऑफ PD, हमें PD की लेंथ फाइंड आउट करनी है। सो PD की लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए हम चलते हैं इन ट्रायंगल APD में, ठीक है, इन ट्रायंगल APD। तो अब जैसा कि देख सकते हैं ये एंगल हमारा 45 डिग्री है, तो इसमें जो ये 100 डिग्री गिवन है और ये PD फाइंड आउट करना है, तो ऑब्वियसली हमें क्या अप्लाई करना होगा, 1045 डिग्री। 1045 इज व्हाट, परपेंडिकुलर मीन्स AD बाय बेस, दिस इज PD। 1045 की वैल्यू क्या होती है, 1। AD गिवन है, दिस इज 100 मीटर, और PD इज हेयर, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो PD की जो लेंथ होगी वो कितनी आ जाएगी, 100 मीटर, ठीक है। सो PD इज व्हाट, 100 मीटर। नेक्स्ट इज फाइंड द PD हो गया। और में है फाइंड द DQ फाइंड आउट करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ DQ, ये हमारा है D एंड Q। तो DQ को फाइंड करने के लिए क्या करना है, सेम आ जाएंगे हम इन ट्रायंगल ADQ, इन ट्रायंगल AD एंड Q। तो इस ट्रायंगल में भी हमें क्या लगाना है, 10 ही लगाना है, बिकॉज ये परपेंडिकुलर गिवन है, बेस फाइंड आउट करना है। तो ये आ गया हमारा 10 ऑफ 30 डिग्री, एंड दिस इज इक्वल्स टू अगेन AD बाय DQ। तो 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, AD है हमारा 100 डिवाइडेड बाय DQ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया हमारा DQ, एंड दिस इज इक्वल्स टू 100√3 मीटर। बिकॉज √3 की वैल्यू नहीं है तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें ये भी हो सकता था कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, और वैसा इसने नहीं पूछा हुआ है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि इतने में ही हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है।
वैसे इसमें काफ़ी तरीके से और क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते थे, बिकॉज केस स्टडी है इसलिए हो सकता है शायद ज़्यादा इसने इन्फॉर्मेशन ना लिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है 2023-24 का बेसिक मैथ्स। ठीक है, क्लियर है। तो आप एक बार ट्राई कीजिए पूरे पेपर को फिर से बिना किसी हेल्प के, और टाइम लिमिट सेट कीजिए और देखिए कि कितने मिनट में ये कितने आवर्स में पेपर सॉल्व हो पाता है। ठीक है, ऐसे ही सॉल्यूशंस के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, नोटिफिकेशन बटन को भी प्रेस कर दीजिए सो डैट कि ऐसे जितने भी क्वेश्चंस आए आपको पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे स्टैंडर्ड का सॉल्यूशन। ओके, आप बेसिक से हो या स्टैंडर्ड से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रैक्टिस करने के लिए जितने क्वेश्चंस मिल जाए उतने कम है, बस इससे एक लेवल पता चल जाता है कि बेसिक का लेवल क्या है और स्टैंडर्ड का लेवल क्या है। और मैं रिकमेंड करूँगा कि जितने क्वेश्चंस मिले आपको हर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते चलिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बने रहिए हमारे साथ। सो ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।